हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक अगेन इन डिप्लोमा एजुकेशन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल में फ़िलहाल हम लोग कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं और अभी तक 2 लेक्चर कंक्रीट टेक्नोलॉजी के कंप्लीट हो चुके हैं और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग तीसरा लेक्चर कंक्रीट टेक्नोलॉजी का पढ़ेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट के बारे में पढ़ा था, जिसमें से कि सीमेंट के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से पढ़ लिया था। तो उसी इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे एग्रीगेट, मिलावे के बारे में हम लोग आज डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिलावा आप लोग जानते ही हैं कि मिलावा एक कणिकामय खनिज पदार्थ होता है जो कंक्रीट का आयतन बढ़ाने और इसकी उत्पादन लागत को कम करने के लिए डाला जाता है। यह निष्क्रिय रासायनिक तौर पर होते हुए भी बंधक पदार्थ से मिलकर कंक्रीट को ठोस पिंड प्रदान करता है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें क्या पता चला कि जो हमारा एग्रीगेट होता है वो केमिकली इनएक्टिव होता है, मतलब रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है और इसका संकुचन कम करता है। मतलब अगर जब हम कंक्रीट में मिलावा मिला देते हैं तो जो कंक्रीट का संकुचन होता है उसकी मात्रा इसी मिलावे के कारण कम हो जाती है। यह कंक्रीट का एक अनिवार्य घटक है। मिलावे को अपने आयतन का 10% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ ये इम्पोर्टेंट पता चली कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10%। अपने जो उसका जो खुद का भार है उस भार के 10% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए मिलावे को। और मिलावे में सीमेंट व पानी के संपर्क में आने पर कोई रासायनिक प्रतिक्रिया भी नहीं होनी चाहिए। अभी जैसे हम लोगों ने देखा था, मिलावे को एक निष्क्रिय पदार्थ होना चाहिए केमिकली, तो इसीलिए रासायनिक कोई भी अभिक्रिया नहीं होनी चाहिए। कंक्रीट में मिलावे का भाग 75 से 85% तक होता है। तो जितनी भी कंक्रीट होती है उसमें से लगभग 75 से 85% तक तो सिर्फ मिलावा ही होता है, बाकी में पानी और बंधक पदार्थ आते हैं। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अतः यह कंक्रीट के गुणों को भी बहुत प्रभावित करता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि कंक्रीट में अगर मिलावा जिस जिस पदार्थ का 85 से 75% तक भाग रहेगा तो वो तो उसके गुणों को प्रभावित अवश्य ही करेगा। तो अब मिलावे से संबंधित शब्दावलियाँ देख लेते हैं कि कौन कौन से मिलावे होते हैं और किस साइज़ के मिलावे को हम लोग क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साद या सिल्ट। अब सिल्ट होता क्या है कि जिनकी माप 0.002 mm से 0.06 mm, मतलब 2 माइक्रोन से 60 माइक्रोन के बीच में होता है, सिल्ट के अंतर्गत लिए जाते हैं। अब आप लोगों को तो पता होता है कि 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻³ mm या फिर 10⁻⁶ मीटर, ये चीज़ होती है। तो सिल्ट ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका जो साइज़ होता है वो 10⁻002 mm से, मतलब कि 2 माइक्रोन से लेके 60 माइक्रोन के बीच में साइज होता है, तो उसे हम लोग सिल्ट कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा आता है बालू। अब बालू चट्टानों के प्राकृतिक विघटन अथवा संदलन से प्राप्त महीन कण जो कि आईएस चालनी में 4.75 mm से पारित हो जाएं परंतु 75 माइक्रोन पर अटक जाएं, बालू के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पे क्या याद रखना है, एक चीज़ 4.75 mm और 75 माइक्रोन। ये बालू नदी की तली अथवा गड्ढों से प्राप्त होता है। अब परीक्षणों के लिए बालू इंदौर तमिलनाडु से प्राप्त किया जाता है। चलिए देख लेते हैं। अब बालू होता क्या है, अगर सैंड जो होता है उसके जो साइज होता है वो साइज जो है किसके किसके बीच में वेरी करता है, साइज वेरी करता है, मतलब जो मैक्सिमम साइज इसका हो सकता है वो हो सकता है 4.75 mm और जो मिनिमम साइज हो सकता है वो होता है 75 माइक्रोन। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और जो स्टैंडर्ड सैंड होती है वो इंदौर तमिलनाडु से प्राप्त की जाती है। अब जितने भी हम लोग परीक्षण करते हैं वहाँ पे हम लोग
स्टैंडर्ड सैंड ही यूज करते हैं और स्टैंडर्ड सैंड तमिलनाडु इन्नौर से प्राप्त की जाती है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पे है बजरी, जिसे हम लोग ग्रेवल भी कहते हैं। अब ग्रेवल होता क्या है कि चट्टानों के वायुमंडलीय प्रभावों जैसे धूप, पानी, वर्षा, वायु, तापक्रम, इन सब के परिवर्तन से या अन्य कारणों से विघटित होने पर महीन कण, जो कि यहाँ पे आईएस है, आईएस चालनी 4.75, जो ये 4.75 mm है, पर रुक जाए, बजरी के नाम से जानते हैं। मतलब कि अभी सैंड देखा था, सैंड का जो साइज था वो कितना था, 4.75 mm से कम। और जो बजरी होती है, मतलब ग्रेवल, ग्रेवल का साइज होता है, वो होता है ग्रेटर देन 4.75 mm। नेक्स्ट देखते हैं अब। तो बजरी समझ में आ गया होगा, मतलब 4.75 mm से जो बड़े कण रहते हैं उनको हम लोग बजरी कहते हैं। तो नेक्स्ट है मिट्टी या गिट्टी, सॉरी, जिसे स्टोन ब्लास्ट भी कहते हैं। तो पत्थर के बेढंगे छोटे मोटे टुकड़ों को, जिनका माप 6 mm से 75 mm तक होता है, गिट्टी के नाम से जानते हैं। गिट्टी बड़े पत्थरों को संदलकों द्वारा तोड़कर बनाई जाती है। अब तो इसके नाम से भी स्पष्ट है, गिट्टी आप लोग देखते भी हैं कि और समझते भी हैं गिट्टी होती क्या है। और उसका जो साइज होता है वो लगभग 6 mm से लेके 75 mm तक वेरी करता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, एक चीज़ गिट्टी का साइज। और इसको जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पहाड़ जब तोड़ा जाता है तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको जो क्रशर होते हैं, संदलक, उन्हीं में डाल के छोटी छोटी गिट्टियाँ बना ली जाती हैं। और नेक्स्ट है शिंगल। अब पत्थरों के छोटे छोटे हो गए गोल मटोल अनियमित शक्ल के भांटे जो प्रायतः नदियों के पर्वतीय भाग या समुद्र के तटों पर मिलते हैं, उन्हें बोल्डर व बजरी के मध्य के माप के होते हैं, जिन्हें शिंगल कहते हैं। अब देखो शिंगल होता क्या है, जैसा कि आप लोगों ने, अगर मैदानी भाग में रहते हैं तो शायद नदी के किनारे ना दिखें, पर अगर आप हरिद्वार, ऋषिकेश उधर साइड में जाते हैं तो नदियों में, उस नदियों के किनारे छोटे छोटे इस तरह के टुकड़े रहते हैं, जो कि एकदम बिल्कुल गोल गोल रहते हैं। तो इन्हीं जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं शिंगल। ये अनियमित शक्ल के होते हैं और नदियों के किनारे पाए जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शिंगल किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बोल्डर। अब यह पत्थरों के गोल मटोल भाटे होते हैं शिंगल, जो पर्वतीय क्षेत्रों में नदी नालों की तली में पाए जाते हैं और आपसी रगड़ व बहते पानी की क्रिया के कारण गोल मटोल हो जाते हैं। और इनका जो साइज होता है वो 30 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो इस तो अब हम लोग बोल्डर समझ लेते हैं। बोल्डर तो काफ़ी बड़े होते हैं, अब देखा भी होगा इतने बड़े बड़े। अब इनका जो साइज होता है वो लगभग 300 mm होता है, या फिर 30 सेंटीमीटर, सेम चीज़ हो गई, उतना होता है। अब बोल्डर का उपयोग जनरली हम लोग स्टोन पिचिंग में करते हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, स्टोन पिचिंग जब करते हैं किसी नदी के, किसी नहर के किनारे किनारे जो स्टोन पिचिंग होती है इस तरह की, उसमें अधिकतर हम लोग बोल्डर का यूज़ करते हैं। और बोल्डर का साइज 30 सेंटीमीटर होता है। तो ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। तो नेक्स्ट है प्लम्स। प्लम्स ये होते क्या है कि अनगढ़ टुकड़े जिनका माप 160 mm से बड़ा होता है, उन्हें प्लम्स कहते हैं। ये भी पत्थर के ही टुकड़े होते हैं और इनका साइज 160 mm से बड़ा होता है, यानी कि 16 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। तो और अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमारा आ गया मिलावे का वर्गीकरण, मतलब मिलावे कितने प्रकार के होते हैं ये हम देखते हैं। तो कंक्रीट में प्रयोग किए जाने वाले मिलावों को निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले माप के आधार पर और दूसरा है आकार के आधार पर। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है माप के आधार पर। अब माप के आधार पे जो एग्रीगेट होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक महीन मिलावा होता है, एक मोटा मिलावा होता है और एक मिश्र मिलावा होता है। अब एक एक करके देखते हैं कि महीन मिलावा क्या होता है, मोटा मिलावा क्या होता है और मिश्र मिलावा क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं महीन मिलावा। अब महीन मिलावा एक ऐसा मिलावा होता है जिसका 90% से अधिक भाग, 90% से अधिक भाग आईएस चालनी के 4.75 mm से पारित हो जाता है, महीन मिलावा कहलाता है। और नदी नालों की तली से निकाला गया प्राकृतिक बालू तथा पत्थरों को पीसकर बनाया गया कृत्रिम बालू महीन मिलावे की श्रेणी में आता है, तथा बालू का प्रयोग कंक्रीट में महीन मिलावे के रूप में किया जाता है। हालांकि अभी हम लोगों ने थोड़ा पहले ही टॉपिक में पढ़ लिया था कि बालू का साइज क्या होता है और
उसको कैसे प्राप्त किया जाता है अब यहाँ भी देख लेते हैं। कुल मिला के फाइन एग्रीगेट वो एग्रीगेट होता है जिसका साइज जो होता है, साइज कितना होता है, साइज लेस देन 4.75 mm, उसे कहते हैं हम लोग महीन मिलावा। अब मोटा मिलावा जो जिसका साइज 4.75 mm से बड़ा होता है उसे मोटा मिलावा कहते हैं। तो वही चीज़ लिखी है कि ऐसा मिलावा जिसका 90% से अधिक भाग 4.75 mm से बड़ा होता है, मतलब कि IS चालनी के 4.75 mm पे रुक जाएगा, बड़ा होगा तभी तो रुकेगा उस चालनी पे, तो उसे मोटा मिलावा उसे मोटा मिलावा कहते हैं। और मोटा मिलावा पत्थरों को उपयुक्त माप में तोड़कर बनाया जाता है जिसे पत्थर की गिट्टी कहते हैं। अब बजरी का प्रयोग भी मोटे मिलावे के रूप में ही किया जाता है। अभी देखा था ना हमने, बजरी मतलब ग्रेवल, ग्रेवल का भी तो साइज कितना होता है, ग्रेटर देन 4.75 mm होता है। एक मिनट, 4.75, तो ऑब्वियस सी बात है ग्रेवल भी कोर्स एग्रीगेट मतलब मोटा मिलावे की श्रेणी में ही ग्रेवल भी आएगा। और नेक्स्ट है मिश्र मिलावा। अब मिश्र मिलावा होता क्या है कि एक ऐसा मिलावा जिसमें कि दोनों महीन मिलावा और मोटा मिलावा मतलब फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट दोनों जिस मिलावे में रहते हैं उसे ऑल इन एग्रीगेट या फिर मिश्र मिलावा कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बोथ फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट जिसमें दोनों होते हैं उसे ही कहते हैं हम लोग ऑल इन एग्रीगेट, मतलब इसमें दोनों होते हैं। अब तो हमने माप के आधार पे देख लिया कि मिलावा कितने प्रकार का होता है और उसकी साइज़ क्या होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आकार के हिसाब से। तो आकार के आधार पर जो मिलावे का वर्गीकरण होता है वो निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहले कौन सा होता है, राउंड एग्रीगेट मतलब गोल मिलावा। नेक्स्ट होता है पार्सली राउंड एग्रीगेट, फिर उसके बाद होता है एंगुलर एग्रीगेट और फिर होता है फ्लैकी एग्रीगेट। अब इन सबको एक एक करके हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। अब इन सबको अच्छे से समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम टाइम पे हम लोगों के यहाँ डिप्लोमा में भी क्वेश्चन आते हैं और इससे कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग गोल मिलावा। तो गोल मिलावा इसके कण, इसके जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसका जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, गोलाकार होते हैं। और गोलाकार कणों में रिक्तता का प्रतिशत न्यूनतम होता है, मतलब 32 to 33% ही इसके बीच में वाइड्स होते हैं। इसके आयतन व सतही क्षेत्रफल का अनुपात भी न्यूनतम होता है, अतः इनके ल्यूब्रिकेशन के लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब ये चीज़ हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे चित्र में आपके क्या दिया है, दो दिए हैं मिलावे। देखिए लगभग लगभग कैसा है, गोल, इसका आकार गोल है, तो इन्हें कहेंगे हम लोग गोल मिलावा। अब जैसे कि ये यहाँ पे हो गए हमारे पास एक, ये जितने भी हमारे पास जो मतलब टुकड़े हैं छोटे छोटे गिट्टी के, वो गोल गोल हैं। मिलावा जो हमारा, ये एक गोल है, यहाँ पे एक टुकड़ा ये है, ये है, मतलब ऐसे गोल गोल जितने हैं सब आपस में रखे हुए हैं। अब ये देख के समझ में आ रहा है ना, अगर गोल गोल हैं तो देखिए इनके बीच के जो वाइड्स होते हैं, ये वाला जो यहाँ पे दिख रहा है, ये वाइड्स बहुत ही कम आता है। अभी आगे आप देखेंगे कि कहाँ पे वाइड्स बढ़ते हैं कहाँ पे नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक मिनट, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके बीच में जो रिक्त स्थान है बहुत ही कम होता है। तो देखो यहीं पे लिखा है ना कि इसके बीच में रिक्तता का प्रतिशत कितना होता है, 32 to 33% होता है। और आयतन के सतही क्षेत्रफल भी अनुपात रूप से न्यूनतम क्षेत्रफल का अनुपात भी न्यूनतम होता है। अब सेम है कि अगर आपके पास इतना बड़ा है मटेरियल, मतलब कोई एक टुकड़ा है, अगर ये गोल आकार में है और एक सेम इसको हम लोग ऐसे लंबा चौड़ा है, तो जो इसका सतही क्षेत्रफल होगा वो हमेशा इससे कम ही होगा, क्योंकि जब गोल कण होता है तो जो उसका सरफेस एरिया होता है वो सबसे मिनिमम होता है गोल आकार में, तो इसीलिए इसका सतही क्षेत्रफल भी न्यूनतम होता है। अतः इसके ल्यूब्रिकेशन के लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। अब यही देख लीजिए, ये दो अगर सेम आयतन के हैं और इसका एरिया, इसका जो सरफेस एरिया अलग है, इसका सरफेस एरिया अलग है, इसका कम है इसका ज़्यादा है, तो इस पूरे सरफेस एरिया को भिगाने के लिए ऑब्वियस सी बात है कि
इसके लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी और इसके लिए कम पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि अगर सरफेस एरिया कम होगा तो उसके स्नेहन मतलब ल्यूब्रिकेशन के लिए पानी की आवश्यकता भी कम पड़ती है। और ऐसे मिलावों से बनी कंक्रीट की सुकारता अच्छी होती है। सुकारता का मतलब वर्केबिलिटी, मतलब ऐसे जो गोल मटोल होते हैं मिलावे, इनकी सुकारता अच्छी इसलिए होती है क्योंकि इनको प्लेस करना आसान होता है। इनमें बहुत ज़्यादा झंझट नहीं होता है, कुटाई करने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि ऑलरेडी इनके बीच में वाइट्स बहुत कम होते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि गोल मिलावे का मुख्य दोष ये है कि इनके कड़ों में इंटरलॉकिंग कम होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई एक इस टाइप का ऐसे और ऐसे टाइप के हैं तो इनके बीच में देखो ये आपस में फंसे हैं सब पूरे एक दूसरे से। पर इसमें क्या है कि कितना कम सरफेस एरिया एक दूसरे से टच हो रहा है। इसका इसका थोड़ा सा सरफेस एरिया टच हो रहा है और इसका इससे थोड़ा सा सरफेस एरिया यहाँ का टच हो रहा है। और जो इस तरह के होते हैं उसका देखो कितना ज़्यादा सरफेस एरिया यहाँ पे टच हो रहा है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया टच होगा उतनी अच्छी इंटरलॉकिंग होगी। तो गोल मिलावे का दोष यही, गोल जो मिलावा है इसका दोष यही होता है कि इसके लिए इंटरलॉकिंग बहुत ही कम होती है। और इंटरलॉकिंग कम होती है तो इंटरलॉकिंग कम होगी तो अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा, और अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो हाई स्ट्रेंथ मतलब उच्च सामर्थ्य की कंक्रीट के लिए, यहाँ पे कंक्रीट होगा, क्रीट नहीं होगा, जो कंक्रीट के लिए गोल मिलावा अच्छा नहीं होता है। तो आई होप आप लोगों को गोल मिलावा के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का आंशिक गोल मिलावा, मतलब कि सेमी या फिर पार्शियली राउंड एग्रीगेट। अब इस मिलावे के कण आंशिक गोल व आंशिक नुकीले होते हैं। देखो जैसे कि इसमें दिख रहा है कि कुछ गोल है कुछ थोड़ा सा नुकीला भी है। जैसे देखो इधर गोल का भाग है, इधर ये थोड़ा सा नुकीला है। और इसमें रिक्तता का प्रतिशत 35 से 38% होता है। सबसे कम किस में होता है? गोल में 32 से 33%। और इसमें आंशिक में थोड़ा सा ज़्यादा होता है 35 से 38%। और आंशिक गोल मिलावों के कणों के स्नेहन के लिए गोल कणों की तुलना में अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो सीधी सी बात है, जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि भाई सेम आयतन का अगर एक गोल मिलावा है और सेम आयतन का एक कुछ कम गोल मिलावा है, मतलब पार्शियली राउंड एग्रीगेट है, तो पार्शियली राउंड एग्रीगेट का जो सरफेस एरिया होगा वो राउंड एग्रीगेट से ज़्यादा होगा, और जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो उसको भिगाने के लिए हमें ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी पड़ेगी। तो अतः निर्धारित जल सीमेंट अनुपात की कंक्रीट के लिए सीमेंट की मात्रा कुछ अधिक रखनी पड़ती है। अब वाटर सीमेंट भाई ज़्यादा ल्यूब्रिकेशन, भाई इसको चारों तरफ सीमेंट की परत चढ़ाने के लिए ज़्यादा सीमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीमेंट की मात्रा कुछ अधिक रखनी पड़ती है। और आंशिक गोल मिलावे का अंतर्गठन मतलब इंटरलॉकिंग गोल मिलावे से बेहतर होता है। अब क्योंकि गोल मिलावा है तो एक दूसरे से बहुत बहुत ही कम टच हो रहा था। अब आंशिक गोल मिलावा है तो जो इस एक दूसरे से टच होने वाला एरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा होने के कारण इनकी इंटरलॉकिंग पिछले गोल मिलावे की अपेक्षा थोड़ा सा अच्छी होगी। फिर भी इसे उच्च सामर्थ्य कंक्रीट के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही इंटरलॉकिंग की बात आ जाएगी, फिर बॉन्ड उतना अच्छा नहीं बनेगा, और अच्छा बॉन्ड नहीं बनेगा तो फिर अच्छी स्ट्रेंथ नहीं आएगी। तो इसीलिए इसको हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए कम नहीं यूज करते हैं या फिर कम ही यूज करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नुकीला या कोणीय मिलावा। अब इस मिलावे के कण स्पष्ट किनारों वाले तथा रुक्ष सतह वाले होते हैं। इसका रुक्ष सतह मतलब होता है जो इसका सरफेस होता है वो प्लेन मतलब चिकना नहीं होता है, खुरदुरा होता है। और मिलावे में रिक्तता का प्रतिशत काफ़ी अधिक मतलब 38 to 45% होता है। और कणों के स्नेहन के लिए अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो अब देखिए ये है, एक जैसे ये कण है, एक ये एग्रीगेट का कण है। अब अगर ये दो आपस में रख दिए जाएं, इसी तरह के एक एग्रीगेट का कण ऐसे इस तरह रख दिया जाए, तो अब देखो इसके एक इधर का ऐसे करके रख दिया जाए, दूसरा एक ऐसे करके रख दिया जाए, तो देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा स्पेस बढ़ गया, यहाँ पे कितना स्पेस आ गया, यहाँ पे कितना स्पेस आ गया। तो दिक्कत नुकीला या कोड़ी मिलावे के साथ दिक्कत यही होती है कि इसके बीच में जो रिक्तता का अनुपात होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मतलब 38 to 45% होता है। और कणों के स्नेहन के लिए अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। हमने तो प्रीवियसली भी डिस्कस कर लिया था कि अगर राउंड एग्रीगेट है तो सरफेस एरिया कम होगा, और नुकीला या फिर और किसी टाइप का एग्रीगेट है तो इसके लिए सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, और सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो फिर इसके ल्यूब्रिकेशन के लिए अधिक पानी की आवश्यकता पड़ेगी। तो अधिक पानी की आवश्यकता पड़ेगी मतलब सीमेंट की मात्रा भी अधिक लगेगी। तो वही चीज़ लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्नेहन के लिए अधिक पानी की आवश्यकता पड़ती है। और निर्धारित जल सीमेंट
यहाँ पे जल सीमेंट होना चाहिए, जल सीमेंट अनुपात अधिक के लिए अधिक सीमेंट डालना पड़ता है, क्योंकि लुब्रिकेशन और जहाँ पे इनके बीच में सीमेंट और पानी का पेस्ट ही तो आएगा, तो सीमेंट और पानी का अगर पेस्ट आएगा तो उसमें क्या होता है कि भाई सीमेंट की वैल्यू हमको थोड़ा ज़्यादा डालनी पड़ेगी। और कंक्रीट की सुकारता भी कम होती है। अब इस तरह की कंक्रीट तो आसानी से प्लेस नहीं होती, क्योंकि इसके बीच में कुछ ना कुछ तो जगह रही जाती है, तो इसलिए प्लेस करने के बाद हम लोग इसको ठुकाई करते हैं, राड से लेके ठोक ठोक देते हैं, ताकि इसके बीच के जितने भी वाइट्स होते हैं वो सारे वाइट्स ख़त्म हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ये जो कंक्रीट की सुकारता है, इसमें क्यूबिकल या फिर जो ये नुकीले एग्रीगेट होते हैं उसमें से कम होती है। और कोड़ीय कणों का अंतर्गठन उत्तम होता है। अब जैसा कि हम देख ही सकते हैं कि इंटरलॉकिंग इनकी तो बहुत बढ़िया होगी, ये कोड़ीय कणों की, क्योंकि इन जो आपस में टच होने वाला सरफेस एरिया है दो एग्रीगेट के बीच को काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो इनका सरफेस होता है थोड़ा रुक्ष, मतलब कि थोड़ा खुरदुरा होता है, तो खुरदुरा होने के कारण इन एग्रीगेट के बीच की इंटरलॉकिंग बहुत बढ़िया होती है, और इसी कारण इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, मतलब बंध बनता है, वो भी काफ़ी उत्तम होता है। और इसीलिए इस तरह की कंक्रीट का जो इस तरह के एग्रीगेट का यूज हम लोग हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं चपटा या पत्र मिलावा। अब इसके अंतर्गत दो कण आते हैं, एक आता है पत्रिल, एक आता है लंबोत्तर। पत्रिल को हम लोग कहते हैं क्या, फ्लैकी, और लंबोत्तर को क्या कहते हैं, इलोंगेटेड। तो अब एक एक करके देख लेते हैं। पत्रिल का मतलब हो गया फ्लैकी और लंबोत्तर का मतलब हो गया इलोंगेटेड। तो फ्लैकी एग्रीगेट क्या होते हैं, इलोंगेटेड एग्रीगेट क्या होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो जब किसी कण की न्यूनतम माप उसकी औसत माप के 3/5 से कम होती है, वह एक चपटा या पत्रिल कण कहलाता है। ठीक है ना। और कण की जो औसत माप वो दो चालनी की माप का औसत होता है, जिसे एक से जिस पर से एक से निकल जाता है कण और दूसरी पर रुक जाता है। तो अब इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ये आपका जो पत्रिल कण मतलब कि फ्लैकी एग्रीगेट होता क्या है। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे अच्छे समझ लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपके परीक्षा में आया है। एग्जांपल ये लेते हैं कि एक कण है जो कि आपका ये 20 mm की जो चालनी है उससे तो पास हो जाता है। क्या होता है, 20 mm की चालनी से पास हो जाता है, परंतु 15 mm की जो चालनी है में रुक जाता है। ठीक है ना। तो एक कण ऐसा है जो कि 20 mm की चालनी से पास हो जा रहा है, परंतु 15 mm की चालनी पे क्या हो जा रहा है, रुक जा रहा है। तो अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एवरेज साइज निकाल लेंगे। तो एवरेज साइज क्या होगा, तो एवरेज साइज क्या होगा, 20 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 35 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 17.5 mm। ये आ गई इसकी एवरेज वैल्यू, एवरेज साइज आ गया इसका हमारे जो एक एग्रीगेट है। तो हमको ज्ञात क्या करना है, हमको क्या बोला गया है कि जो उसकी न्यूनतम माप होती है उसकी औसत माप के 3/5 से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो ये आपका एवरेज साइज आया है, यहाँ पे क्या होगा देख लेते हैं। एवरेज साइज का 3/5 मतलब कि 17.5 मल्टीप्लाइड बाई 3/5। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू हम लोग डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 25, 3.5 और 3.5 3 जा 10.5 mm। तो 10.5 mm आ गया इसका एवरेज साइज। एवरेज साइज तो 17.5 आया था, और उसकी औसत माप का 3/5 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आई, 10.5। अब जो हमारे पास जैसे कि एक एग्रीगेट है, ये एक
इस टाइप का पतला सा एग्रीगेट है, इस टाइप का। इस टाइप का एक पतला सा एग्रीगेट है, ठीक है ना। एक हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं, इस टाइप का हमारे पास पतला सा एग्रीगेट है। अब जो इसकी जो मिनिमम फेस की जो साइज़ है, मतलब जैसे ये साइज़ है, ये सबसे कम दिख रही है ना, तो इसकी फेस की साइज़ है 10.5 mm से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 10.5 mm से कम है तो वो हमारा फिर फ्लैकी एग्रीगेट कहलाएगा, और 10.5 mm से ऊपर है तो मतलब ठीक है, एग्रीगेट सही है। तो आ गया समझ में आप लोगों को कि फ्लैकी एग्रीगेट या फिर पत्रिल कण किसे कहते हैं। और जो एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि लंबोत्तरा कण मतलब कि इलोंगेटेड एग्रीगेट कौन कौन से होते हैं। तो यदि कण की लंबाई उसके औसत माप के 9.5 से अधिक है तो यह लंबोत्तरा कण या फिर इलोंगेटेड कहलाएगा। अब देख लेते हैं, अब देख ऊपर वाला ही उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल कौन सा लेते हैं, ऊपर वाला ही। तो उस ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोगों का एवरेज साइज क्या आया था, एवरेज साइज आया था हम लोगों का 17.5 mm। अब फिर वही, अब बोल क्या रहा है, एवरेज साइज के 9/5। तो एवरेज साइज का 9/5 इज इक्वल टू 17.5 मल्टीप्लाइड बाई 9/5। तो वही ये हो जाएगा ऊपर आपका 3.5, इससे कट के अब इसको हम लोग निकाल लेंगे। 9×5 = 45। 45 5 कैरी गया 4, और 9×3 = 27, 27 + 4 31, 31.5 mm। तो यहाँ से समझ में आ गया ना कि जो अब भाई यही एग्रीगेट है, अगर सेम एग्रीगेट इस टाइप का है, कोई बहुत लंबा सा एग्रीगेट है, इतना बड़ा, ये एग्रीगेट है, अगर इसकी लंबाई जो है, ये लंबाई जो है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये लंबाई है, अगर ये लंबाई 31.5 mm से अगर ज़्यादा है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, इलोंगेटेड एग्रीगेट कहेंगे। अगर 31.5 से कम है तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को इतना तो समझ में आ गया होगा कि फ्लैकी एग्रीगेट मतलब पत्रिल जो मिलावा किसे कहते हैं, और लंबोत्तरा मतलब इलोंगेटेड एग्रीगेट किसे कहते हैं। तो अब एक बात और है कि जो मिलावे में जो पत्रिल व लंबोत्तर कण मतलब फ्लैकी और इलोंगेटेड जो एग्रीगेट होते हैं, उनकी वैल्यू कभी भी मतलब 10 से 15% से अधिक नहीं रखते हैं। क्योंकि देखो भाई, पतले कण होंगे या फिर बहुत लंबे कण होंगे तो आसानी से बीच में टूट जाएंगे, और ये पतले कण है भी, इनकी भी सामर्थ्य बहुत कम होती है। अगर ये इस तरह के एग्रीगेट बहुत ज़्यादा अपनी कंक्रीट में डाल देंगे तो फिर एग्रीगेट की वजह से ही हम लोगों के कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोग कंक्रीट में जो फ्लैकी और इलोंगेटेड एग्रीगेट हैं उनकी वैल्यू 10 to 15% से अधिक नहीं लेते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा मिलावे के अभिलक्षण मतलब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एग्रीगेट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एग्रीगेट के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहले पे है संगठन मतलब कि कंपोजिशन। अब कंपोजिशन में क्या होता है, ये इसके बारे में देख लेते हैं। तो मिलावे की जो रचना होती है ना, वो उत्तम खनिजों से होनी चाहिए, तथा कंक्रीट के लिए ऐसे मिलावे का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें हानिकारक तत्व हों और जो सीमेंट के क्षारीय अंश से क्रिया करके सीमेंट में कंक्रीट में दरारें या फिर अत्यधिक प्रसार या फिर दोष उत्पन्न कर दें। कुल मिला के कंपोजिशन का मतलब ये है कि जो आपकी कंक्रीट है वो ऐसे मटेरियल्स, ऐसे तत्व से मिलकर बनी होनी चाहिए कि जो कि केमिकली इनर्ट हो, मतलब केमिकली इनएक्टिव हो, जो कि सीमेंट के साथ रासायनिक अभिक्रिया ना करें, तथा ऐसे एलिमेंट उसमें नहीं होने चाहिए कि पता लगा जब हाइड्रेशन प्रोसेस हो रहा है तो उनकी साइज़ काफ़ी बढ़ी जा रही है, और मतलब कि और सीमेंट के साथ कोई केमिकल रिएक्शन करके कुछ दूसरा ही सब्सटेंस बना रहे हैं, तो ऐसे कंपोजिशंस नहीं होने चाहिए। मतलब संगठन हमारा बढ़िया होना चाहिए।
इसका मिलावे का। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में है कणों का आकार। अब कणों का आकार में ये होता है ना कि अब कणों के आकार का मतलब ये होता है कि अब चूंकि कंक्रीट तो एक छोटे छोटे जैसे जितने छोटे छोटे जो कण होते हैं उन्हीं को मिला के कंक्रीट का एक बड़ा सा पिंड बन जाता है। तो जो उसके शेप होता है, पार्टिकल का शेप का बढ़िया होना चाहिए ताकि उसमें से अच्छे से इंटरलॉकिंग हो जाए और उसमें अच्छी स्ट्रेंथ आ जाए। हमारे जो शेप है वो इलोंगेटेड ना हो, फ्लैकी ना हो, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे कि जो पार्टिकल शेप होता है वो पार्टिकल शेप में सबसे पहले क्या होना चाहिए, ऐसा शेप होना चाहिए जिसमें से इंटरलॉकिंग अच्छी हो। इंटरलॉकिंग शुड बी वेरी गुड। और क्या होना चाहिए, एग्रीगेट शुड नॉट बी फ्लैकी और इलोंगेटेड। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं पार्टिकल शेप में। अब नेक्स्ट देखते हैं सतही संगठन मतलब सरफेस टेक्सचर। अब इसमें क्या होता है कि मिलावे की जो ऊपरी सतह होती है जितनी खुरदुरी व रंध्रमुक्त होगी, सीमेंट पेस्ट व मिलावे के बीच में जो अभिलाग मतलब कि जो इंटरलॉकिंग उतना ही अच्छा होगा। मिलावे के रंध्रों में सीमेंट पेस्ट भर जाता है जिसके परिणाम स्वरूप इसमें अच्छे अभिलाग का विकास होता है। अब कुल मिला के सरफेस टेक्सचर जैसे अब यहीं पे है एक एग्रीगेट, यहाँ पे ये है क्या है, एक एग्रीगेट है और एक एग्रीगेट ये है थोड़ा ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। इसका जो सतह है वो क्या है, थोड़ी खुरदुरी है। तो अब यहाँ पे सरफेस टेक्सचर का मतलब ये होता है कि अगर भाई ये प्लेन सतह है और इसके ऊपर अगर कोई एग्रीगेट इसी तरह का आ गया तो अब इसके इसके बीच में देखो प्लेन है ना दोनों, इसके बीच में सीमेंट पेस्ट क्या एक पतली सी परत बन जाएगी, बस हो गया। तो इसके बीच की इंटरलॉकिंग जो होगी वो बहुत ही पुअर होगी। अब इसी तरह का एक पता लगा जो खुरदुरी सतह का है, एक एग्रीगेट इसी के ऊपर और रख दिया गया और अब इसमें जो सीमेंट पेस्ट भरेगा आसानी से, देखो जहाँ पे खुरदुरा है इसके बीच में ढेर सारा सीमेंट का पेस्ट भर जाएगा और इसकी इंटरलॉकिंग काफ़ी बढ़िया होगी। जो ये इंटरलॉकिंग है, ये इंटरलॉकिंग काफ़ी बढ़िया होगी, ये इसकी जो इस इंटरलॉकिंग बहुत कम होगी तो इसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी और इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो सरफेस टेक्सचर का भी हम लोग ध्यान रखते हैं। तो यही इसका एक लक्षण है, मतलब इस लक्षण के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि सीमेंट की सरफेस कैसी होनी चाहिए। अब नेक्स्ट है विशिष्ट गुरुत्व यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब ये देखते हैं मिलावे में सामान्यतः पारगम्य व अपारगम्य रंध्र या पोर्स होते हैं। इन रंध्रों की उपस्थिति में विचार करते हुए IS 1199 क्या IS 1199 में दो विशिष्ट प्रकार के गुरुत्वों की चर्चा की गई है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है और दो जो विशिष्ट गुरुत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है स्थूल विशिष्ट गुरुत्व और दूसरा होता है आभासी विशिष्ट गुरुत्व। तो ये स्थूल स्थूल विशिष्ट गुरुत्व होता है, इसमें से जो मतलब जितने भी हमारा मिलावा होता है उसका जो अगर वॉल्यूम कंसीडर करते हैं तो रंध्रों सहित कुल आयतन ले लेते हैं। और जो इसमें अपेरेंट में क्या है कि रंध्रों को भी हटा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ जितने भी मतलब कि ये समझ लीजिए कि जो एग्रीगेट का जिस पदार्थ से बने होते हैं उन वास्तविक रूप से उस पदार्थ का कितना आयतन है यही लेते हैं। उसके बीच में जो पोर्स हैं या फिर रंध्र हैं उसका आयतन हम लोग इस आभासी विशिष्ट गुरुत्व में कंसीडर नहीं करते हैं। तो जो ये बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना, इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग करते क्या हैं कि एग्रीगेट ले लेते हैं उसको 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म कर लेते हैं ताकि इसके बीच का जो पानी है या फिर और भी कुछ है वो समाप्त हो जाए। फिर उसको सुखा के इसका विशिष्ट गुरुत्व ज्ञात कर लेते हैं। तो अब इसमें होता यह है कि जो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है इसकी वैल्यू क्या होती है, तो लिख लेते हैं बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू होता क्या है, यहाँ पे ध्यान देते हैं मिलावे का शुष्क भार मतलब कि ड्राई वेट ऑफ एग्रीगेट।
ड्राई वेट ऑफ एग्रीगेट, और डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करेंगे, मिलावे का रंध्रों सहित कुल आयतन, मतलब कि वॉल्यूम इंक्लूडेड पोर्स। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि जैसे ये आपका एक मिलावा है, ठीक है ना, और इसमें कुछ ना कुछ छोटे 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 पोर्स हैं। अब भाई बिल्कुल 100% सॉलिड तो कोई चीज़ हो नहीं सकती है, कुछ ना कुछ पोर्स तो बीच में रहेंगे ही रहेंगे। तो जब इसका पहले इसको करेंगे क्या, सबसे पहले काम क्या करेंगे, 100 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किए इसको। इससे हुआ क्या कि इसके बीच इस जितने ये एग्रीगेट है इसके बीच में जितना भी पानी फंसा हुआ था, सारा पानी का वेपराइजेशन हो गया, मतलब पानी सब खत्म हो गया। तो इसका फिर हम लोग वेट निकाल लेंगे, तो इसका पूरा ड्राई वेट निकल आया। तो ड्राई वेट मतलब पानी का वेट तो इंक्लूड नहीं हुआ, तो पूरा प्रॉपर कितना वेट है इसका ये समझ में आ गया। और वॉल्यूम इंक्लूडेड पोर्स, मतलब इसका जो इतना बड़ा सरफेस पूरा जो इसका पूरा आयतन है वो ज्ञात कर लेंगे, इसमें पोर्स भी इंक्लूड होंगे, पोर्स को हम लोग हटाएंगे नहीं। और जो ड्राई वेट है उसको इस आयतन से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी मिल जाएगी। और इसी तरह आभासी विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कि लेते इसमें भी शुष्क भार ही है, मतलब ड्राई वेट ही लेते हैं, पर जो इसका जो डिनोमिनेटर होता है, मतलब डिवाइड करने वाला जो फैक्टर होता है, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जो एग्रीगेट तो लेते हैं उसमें, पर पोर्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब कि इस जो इसका आयतन होता है उस आयतन में से जो छोटे छोटे पोर्स हैं इनका आयतन में घटा दिया जाता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, क्या देखते हैं, अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू ड्राई वेट ऑफ एग्रीगेट, और डिवाइड किससे करेंगे, इसमें किससे डिवाइड करेंगे, वॉल्यूम नॉट इंक्लूडेड पोर्स। ठीक है ना, ध्यान में आया। तो मतलब यही सेम इसी तरह का ये है, इसमें छोटे छोटे जो पोर्स हैं इनको हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल पहले आयतन निकाल लेंगे, फिर जो पोर्स का आयतन है उसमें से माइनस कर देंगे। तो अब देखो ऐसे तो जनरली प्रैक्टिकली संभव तो है नहीं कि भाई आप एक एक पोर्स का आयतन निकाले फिर टोटल आयतन में इसको घटा दें, तब जाके हम लोगों का ये रंध्रों सहित रंध्रों के बिना रंध्र के आयतन निकल के आए। तो इसके लिए हम लोग जनरली करते क्या हैं कि यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को लेते हैं। अब आप लोगों ने उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें ये सब चीज़ें पढ़ेंगे कि ये सब मतलब ये ऐसे पदार्थों का आयतन कैसे निकालते हैं। तो उसमें हम लोग करते कुछ नहीं है, एक पानी लेंगे और इसको ऊपर तक भर देंगे यहाँ तक, और इसमें क्या होता है कि ये जो टुकड़ा होता है इसी में डाल देते हैं। तो भाई पोर्स के बीच में तो पानी घुस जाएगा, पर जितने इसके जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो अपने आयतन के बराबर इस पानी को रिप्लेस कर देंगे, बाहर आ जाएगा, और उस पानी का हम लोग आयतन ज्ञात कर लेते हैं। तो वो पानी का जो आयतन होता है वो पोर्स को हटाया हुआ, पोर्स को हटा के पानी का आयतन होता है। तो समझ में आ गया ना कि इसका आयतन कैसे निकालते हैं। और फिर जो ड्राई यूनिट वेट होता है उसको इसी इसी आयतन से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों का वैल्यू निकल आती है, उसे कहते हैं अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो अब देखते हैं इसके बाद, अब आभासी विशिष्ट गुरुत्व का मान स्थूल विशिष्ट गुरुत्व से अधिक होता है, तथा मिलावे का विशिष्ट गुरुत्व जितना अधिक होगा उतना ही सघन, ठोस व सामर्थ्यवान होगा। तो अब पहले इतना इतना टर्म देख लेते हैं कि यहाँ तक का टर्म कहना क्या चाहता है। कह ये रहा है कि आभासी विशिष्ट गुरुत्व का मान स्थूल विशिष्ट गुरुत्व से कम होता है। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या है, आभासी विशिष्ट गुरुत्व का मान स्थूल विशिष्ट गुरुत्व के मान से कम होगा, कम नहीं होता है, अधिक होता है। तो इसमें क्या है कि आभासी विशिष्ट गुरुत्व का मान क्या होता है, अधिक होता है। मुझे लगा कि वहाँ पे हमने कम लिख दिया है, इसीलिए मैंने दोबारा क्रॉस चेक किया। तो चलिए देखते हैं, तो आभासी विशिष्ट गुरुत्व का मान क्या होगा, अधिक होगा, और स्थूल विशिष्ट गुरुत्व का मान कम होगा। और क्यों कम होगा और ये क्यों ज़्यादा होगा, भाई ड्राई वेट अगर सेम यही एग्रीगेट एक ही साइज ले लें तो यही इसी से समझ लेते हैं। ये एक एग्रीगेट है,
अब इसका ड्राई वेट दोनों के लिए बराबर है, क्योंकि ड्राई वेट तो वही 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड में सुखा के हम लोगों ने इसका तो पूरा ड्राई वेट निकाला है। तो ड्राई वेट तो दोनों का बराबर है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। पर इसमें जो वॉल्यूम है पोर्स को इंक्लूड करके लिया गया है, तो यानी कि जो इसका वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा। और जब डिनोमिनेटर मतलब हर का पोर्शन ज़्यादा होगा, तो जो अब भाई यहाँ पे अगर किसी चीज़ को कोई वैल्यू है, उसको अगर ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कम आएगी ना। तो इसीलिए डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसमें जो वैल्यूम है, इसमें तो हम पोर्स का वैल्यूम हटा देते हैं, तो यानी इसका जो वैल्यूम आएगा वो कम आएगा। तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में यहाँ पे वैल्यू कम आएगी और यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा आएगी। जब डिनोमिनेटर में वैल्यू ज़्यादा आएगी तो जो बल्क स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी, अब अपेरेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में क्या होगी, कम होगी, क्योंकि इसका हर बड़ा है और इसका हर छोटा है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि विशिष्ट गुरुत्व का मान स्थूल विशिष्ट गुरुत्व से अधिक होता है। और अब ये देखते हैं, अब ये भी सीधी सी बात है कि जिसका जो जितना ज़्यादा विशिष्ट गुरुत्व होगा उतना ही सघन, ठोस व सामर्थ्यवान होगा। भाई जिसका जितना ज़्यादा विशिष्ट गुरुत्व होगा मतलब उसका ड्राई वेट उतना ही ज़्यादा है और उसका वैल्यूम उतना ही कम है। तो मतलब कम वैल्यूम में ज़्यादा वेट आ रहा है ना। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि भाई अगर आप एक रुई का टुकड़ा लेते हैं, और एक सीधी सी बात है, आप या तो फिर ऐसे समझ सकते हैं कि आप एक नॉर्मल मिट्टी का टुकड़ा लें या फिर एक ईंट का टुकड़ा ले लें, और उतने ही साइज का आप एक लोहे का टुकड़ा ले लेंगे, तो किसमें ज़्यादा सामर्थ्य रहेगी? ऑब्वियस सी बात है, लोहे में ज़्यादा सामर्थ्य रहेगी, क्योंकि जो ईंट के रिस्पेक्ट में लोहे का भार भी तो ज़्यादा होगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि जिसका जितना ज़्यादा विशिष्ट गुरुत्व होगा उतना ही वो ठोस, सघन व सामर्थ्यवान होगा। और जो हम लोग जनरली एग्रीगेट यूज़ करते हैं उनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती 2.6 से 2.9 होती है। ये वैल्यू याद कर लेना, ये वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2.6 टू 2.9। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट जो इसके अभिलक्षण थे उसमें से क्या है हमारा, वाइड्स। अब मिलावे के कणों के बीच में जो खाली स्थान होते हैं उन्हें रंध्र कहते हैं, देख ही चुके हम लोग। और रंध्र में मिलावा का प्रयोग करने से कंक्रीट की सामर्थ्य व टिकाऊपन घट जाता है, अतः अच्छे मिलावे में रंध्र स्थान न्यूनतम होने चाहिए। अब सीधी सी बात है, पता लगा आपका ये मिलावा है, इसमें बहुत पोर्स हैं, छोटे छोटे ढेर सारे। तो इस मिलावे से जो कंक्रीट बनेगी, पता लगा वो अपने जितना ज़्यादा पोर्स होंगे। अब यहीं पे एक मिलावा ले लो, एक ये मिलावा ले लो, इसमें एक भी पोर्स नहीं, पूरी सॉलिड है, और यहाँ पे ढेर सारे पोर्स हैं, तो ये तो ज़्यादा मजबूत होगी ना, और ये कम मजबूत होगी। तो हम लोग इसका यूज़ नहीं करेंगे। अगर इसका यूज़ करेंगे तो जो हमारी कंक्रीट बनेगी उसकी स्ट्रेंथ भी ऑटोमेटिक इस मिलावे के कारण कम हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, स्थूल घनत्व, बल्क डेंसिटी। अब बल्क डेंसिटी को जनरली हम लोग डेंसिटी ही समझते हैं। तो यहाँ पे होता यह है कि मिलावे के भार को इसके सकल आयतन मतलब रंध्रों सहित से भाग देने पर स्थूल घनत्व प्राप्त होता है। और सरल भाषा में इकाई आयतन के पात्र को भरने के लिए आवश्यक मिलावे का भार इसका स्थूल घनत्व होता है। अतः पदार्थ का इकाई आयतन का भार स्थूल घनत्व कहलाता है। अब इसमें से सीधी सी बात है, जैसे हम लोग घनत्व की परिभाषा पढ़ते हैं ना, घनत्व होता क्या है, इकाई आयतन का भार ही घनत्व कहलाता है। तो वैसे ही इसका भी टोटल जितना वेट है और उसको उसकी वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल आएगा, बल्क डेंसिटी। समझ में आ रहा है ना, ये चीज़ अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को बाद में कभी देखें तो समझ में भी तो आ जाए कि ये लिखा क्या है। पीडीएफ पढ़ें तब भी समझ में आ जाए क्या लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, बल्क डेंसिटी क्या होगी, एक मिनट। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं क्या है, बल्क डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। अब जो इसका जो वेट लेते हैं ना, ऊपर वाला वेट, इसको अब इसमें ये नहीं करते हैं कि इसको सुखाने चले हम लोग फिर से 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड में। नॉर्मली जैसा नेचुरली अवेलेबल है वैसा ही आए, उठा के लेके आए और इसका वेट निकाल लिया, और इसका जैसे अवेलेबल है नेचुरली वैसे ही इसका पूरा वॉल्यूम निकाल लिया। मतलब रंध्रों सहित जितने पोर्स हैं उसको, पोर्स के वॉल्यूम को इसमें घटाते नहीं हैं। तो जो वैल्यू इस वेट को वॉल्यूम से डिवाइड करने के बाद आती है उसे बल्क डेंसिटी कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा रंध्रता व जल अवशोषण, मतलब पोरोसिटी और वाटर एब्जॉर्प्शन। इसमें होता यह है कि सभी मिलाओं में जो चट्टान से प्राप्त
किए जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो रंध्र अवश्य होते हैं, तथा नमी के संपर्क में आने पर इन रंध्रों में पानी घुस जाता है अथवा मिलावा पानी सोख लेता है। मिलावे में रंध्र स्थान जितने अधिक होंगे उसकी जल अवशोषकता उतनी ही अधिक होगी। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि अब एक चीज और है कि जल अवशोषण के आधार पे मिलावा निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहले ये चीज देख लेते हैं भाई, अगर आपके पास ये एग्रीगेट है, अब इसमें कुछ ना कुछ पोर्स होंगे और पोर्स हमेशा क्या करेंगे, जब आप इस मिलावे को कंक्रीट बनाएंगे तो इस मिलावे में कुछ ना कुछ पानी अवश्य चला जाएगा और यही हमारा क्या कहलाता है, पोरोसिटी या फिर वाटर अब्जॉर्प्शन कहलाता है। और हमने जब ये चैप्टर पढ़ रहे थे तो इस चैप्टर में हमने शुरू में ही देखा था कि जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है या फिर किसी मिलावे का, वो किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो वाटर एब्जॉर्प्शन शुरू में ही पढ़ा था ना हम लोगों ने, वाटर जो एब्जॉर्प्शन होता है वो किससे अधिक, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 10% ऑफ ईयर वेट। मतलब कि इसका जो खुद का वेट होता है उसके वेट से 10% से अधिक ज़्यादा पानी नहीं सोखना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं कि जल अवशोषण के आधार पर मिलावा कितने प्रकार का होता है। सबसे पहला बोन ड्राई। तो बोन ड्राई एग्रीगेट होता क्या है कि यह मिलावा जो होता है भीतर बाहर से पूर्णतः शुष्क होता है तथा मिलावे को 24 घंटे तक 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक सुखाकर बोन ड्राई या हड्डी शुष्क मिलावा प्राप्त हो जाता है। और इस मिलावे के जो रंध्र हैं पूरी तरह से क्या होते हैं, जल मुक्त होते हैं। अब इसको अभी हम लोग आगे एक फिगर से समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे ये है क्या, ये है एक मिलावा आपका। देखो यहाँ पे थोड़ा सा पानी है, अभी एक एक करके पहले हम लोग चारों पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं। तो नेक्स्ट क्या है कि वायु शुष्क मिलावा। इसमें होता क्या है, एक ऐसा मिलावा जिसके रंध्रों में पानी होता है पर आंशिक रूप से वाष्पीकृत हो जाता है, उसे वायु शुष्क मिलावा कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा संतृप्त मतलब सैचुरेटेड या और सरफेस ड्राई एग्रीगेट। इसमें होता क्या है कि इस मिलावे के जितने रंध्र हैं उसमें पानी तो भरा रहता है परंतु ऊपरी सतह क्या होती है, शुष्क होती है। और नेक्स्ट हमारा और आखिरी है नम यानी कि वेट एग्रीगेट या फिर मॉइस्ट एग्रीगेट। अब देखो इसमें एक एक समझ लेते हैं। हमने एक एग्रीगेट लिया, इस एग्रीगेट को किया क्या, 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोगों ने 24 घंटे तक इसको ओवन में रख दिया। तो उसके हुआ क्या कि इसके जितने भी पोर्स हैं छोटे छोटे इसके अंदर, हर जगह से पानी क्या हो गया, पानी वाष्पीकृत हो गया। तो इसमें 1% भी पानी नहीं पड़ा, मतलब कि 0% पानी बचा। तो इसे कहते हैं हम लोग बोन ड्राई एग्रीगेट। और अब हुआ क्या कि ऐसा ही अगर एग्रीगेट कोई हो उसमें कुछ बहुत पानी, इसके जो इनर पार्ट एग्रीगेट के जो अंदर के पोर्शन होते हैं उसके पोर्स में अगर थोड़ा बहुत भी पानी रुक जाए तो उसे कहते हैं एयर ड्राई। अब इसमें होता क्या है कि देखिए सरफेस में पानी नहीं दिख रहा है ना आपको, इसके सरफेस में भी पानी नहीं है और सरफेस के अंदर भी आपको ऐसा देख के कभी नहीं लगेगा कि ये गीला एग्रीगेट है, पर कुछ ना कुछ उसमें पानी है, पर देख के नहीं पता कर पाएंगे कि हम लोग इसमें पानी है, क्योंकि उसके सरफेस में भी नमी नहीं रहती है। और अब देख लेते हैं सैचुरेटेड और सरफेस ड्राई एग्रीगेट। इसमें होता यह है कि जितने भी पोर्स होते हैं सब पोर्स में पानी आपको भरा हुआ मिलेगा और देख के ये लगेगा कि ये गीला है, पर अगर इसकी सरफेस टच करेंगे, यहाँ पे टच करेंगे तो आपके हाथ में क्या होगा, पानी महसूस नहीं होगा। मतलब जितने पोर्स हैं सब में पानी तो भरा हुआ है पर देखने से आप नहीं पता कर सकते हैं कि इसमें पानी है। अब नेक्स्ट क्या है, वेट एग्रीगेट। अब वेट एग्रीगेट में होता क्या है कि तो पूरे तो एग्रीगेट जितने पोर्स है उसमें तो पानी भरा ही है, उसके अलावा कुछ ना कुछ इसके सरफेस में भी पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगे। तो आई होप आप लोगों के चारों तरह के जो वाटर एब्जॉर्प्शन के, वाटर अवशोषण मतलब जल अवशोषण के आधार पर जितने भी एग्रीगेट हैं ये चारों के चारों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे कि बोन ड्राई एग्रीगेट क्या होता है, एयर ड्राई एग्रीगेट क्या होता है, सैचुरेटेड सरफेस ड्राई एग्रीगेट क्या होता है और वेट एग्रीगेट क्या होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग अभी जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और मैं जब सॉल्व कराऊंगा तो उसमें भी आप लोग देखेंगे कि बल्किंग ऑफ सैंड लगभग हर साल आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो इसे हम लोग बहुत अच्छे समझ लेते हैं क्योंकि ये ना सिर्फ आपके एग्जाम में ही बल्कि जब कंपटीशन भी आप कभी देंगे तो ये वहाँ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे मैक्सिमम चांस रहते हैं कि इधर से क्वेश्चन आ जाएं। तो चलिए बल्किंग ऑफ सैंड देख लेते हैं। तो अब सतही नमी के कारण बालू के आयतन में वृद्धि बालू का फूलना कहलाता है। मतलब कि अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर बालू में आया
तो उसका जो सरफेस एरिया है वो थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। और यही जो वॉल्यूम बढ़ा हुआ वॉल्यूम है इसे ही बल्किंग ऑफ सैंड यानी कि बालू का फूलना कहते हैं। और बालू का इस प्रकार फूलना 20 से 40% तक हो सकता है, मतलब कि मैक्सिमम 40% तक हो सकता है, 20 से 40% तक ये बालू जो है वो फूल सकता है। तथा बालू के फूलने का कारण यह है कि जो नम बालू में जो सतही तनन होता है, सरफेस टेंशन के कारण इसके कणों के चारों तरफ पानी की एक बहुत महीन झिल्ली बन जाती है, जो कि कणों को एक दूसरे से दूर ढकेलती है। और इसके साथ ही पानी की परत व बालू के कण के मध्य कुछ वायु भी फंसी रह जाती है। अब इसको देख लेते हैं। अब जैसे ये आपके छोटे छोटे बालू के टुकड़े हैं, एक ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है, एक ये टुकड़ा है, ये छोटा छोटा क्या है, बालू के टुकड़े हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया कि अब इसमें कुछ पानी, कुछ मॉइस्चर आ गया। तो मॉइस्चर आने से होगा क्या कि इसके ऊपर ऊपर के जो मॉइस्चर आएगा ना, जो पानी आएगा, देखिए जो ये ऊपर की परत है ना, ये आपके पानी की परत हो जाएगी छोटी छोटी, और इसके बीच में क्या होगा, थोड़ी थोड़ी हवा भर जाएगी ऐसे करके। इसी तरह देखो एक ये सतह हो गई, इसमें भी ऐसे ही होता है, किनारे किनारे पानी, बीच में हवा। तो ये लिखा है ना कि इसके कणों के चारों तरफ पानी एक बहुत महीन पतली झिल्ली बन जाती है, जो कि कणों को एक दूसरे से दूर धकेल देती है। और इसके साथ ही पानी की परत व बालू के कण के मध्य कुछ वायु भी फंसी रह जाती है। देखो ये हो गई ऊपर की, इसमें देख लेते, ये ऊपर की हो गई क्या, पानी की परत, इसमें ये क्या हो गई, वायु। इसी तरह देखो इसमें भी क्या हो गई, एक पानी की परत, इसके बीच में क्या हो गई, वायु। तो देखो एक दूसरे से दूर हो गए, नहीं हो गए भाई, एक ये कण था, एक ये कण था, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, थोड़ा थोड़ा दूर हो गए, क्योंकि इसके बीच में क्या आ गया, पानी आ गया और कुछ वायु आ गई। और ये क्यों आई, क्योंकि पानी का जो मॉइस्चर है उसके सरफेस टेंशन के कारण इसके बीच में वायु और वाटर आ गया है। तो अब ये दूसरे को थोड़ा थोड़ा दूर हो गए, ये कण जो थोड़ा दूर हो गए, तो इनका आयतन क्या हुआ, आयतन ऑब्वियस सी बात है बढ़ गया। और यही चीज होती क्या है, बल्किंग ऑफ सैंड होती है। अब आगे देख लेते हैं, इससे कण कुछ अधिक जगह घेरता है और इस क्रिया में बालू का आयतन बढ़ जाता है और बालू फूला हुआ नजर आता है। अब यदि बालू में और अधिक पानी मिलाया जाए तो कणों के मध्य जो सतही तनन समाप्त हो जाता है और बालू में फंसा पानी निकलकर इसकी सतह पर आ जाता है, और बालू का जो आयतन जो होता है उसके प्रीवियस आयतन के बराबर ही हो जाता है। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इसमें ये सेंटेंस है, इसका मतलब क्या होता है। भाई अगर देखिए, जब बिल्कुल बहुत कम पानी है, मतलब कि बहुत कम मॉइस्चर है, तो इस तरह की ये जो सरफेस टेंशन है, इसके बीच में ये सरफेस टेंशन अकर होगा, मतलब सरफेस टेंशन काम करेगा। पर अगर पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं, पानी की जैसे ही मात्रा बढ़ाएंगे तो जो ये जो पानी है इसके बीच में सरफेस टेंशन काम कर रहा था, ये सरफेस टेंशन क्या होगा, खत्म हो जाएगा। सरफेस टेंशन जैसे ही खत्म होगा तो ये पानी है ना, जितने भी टुकड़े होंगे पानी के, इसके ऊपर आ जाएगा पानी, और ये जो आपस में जो बालू के टुकड़े हैं, सैंड पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे के पास में आ जाएंगे। और जब एक दूसरे के पास में आएंगे तो ये जो इसका आयतन है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, मतलब कि जितना पहले आयतन था उतना ही आयतन इसका हो जाएगा। और यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अब शुष्क बालू, अब ये इंपॉर्टेंट डाटा है, मतलब कितने परसेंट पे कितने परसेंट मॉइस्चर कंटेंट पे कितने परसेंट इसका आयतन बढ़ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वैल्यू इसकी वैल्यू ही पूछी जाती है अधिकतर। तो चलिए देख लेते हैं, आपके जो एकेडमिक एग्जाम होगा उसमें तो प्रॉपर आएगा कि बल्किंग ऑफ सैंड किसे कहते हैं। तो पर आप बल्किंग ऑफ सैंड को समझाने के लिए पूरा जितना ये पूरी इसकी डिफिनीशन लिखेंगे और ये पूरा समझाएंगे कि किस सरफेस टेंशन के कारण कैसे हो रहा है बालू का उत्फुलन, और चित्र के माध्यम से आप अच्छे से वहाँ पे समझा सकते हैं। और जो ये डाटा है ये भी लिखना, ये भी याद करना आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब कभी ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स आप फेस करेंगे तो उसमें यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। छोटे छोटे जो डाटा होते हैं, छोटी छोटी वैल्यूज़ होती हैं। तो जो शुष्क बालू का आयतन में वृद्धि का मान बालू में उपस्थित नमी की मात्रा पर निर्भर करता है। अब जब बालू में जो जलांश यानी कि जो वाटर कंटेंट है या मॉइस्चर कंटेंट है 5 to 6% होता है, तो जो इसका जो आयतन है वो लगभग 20 से 40% यानी 20 to 40% तक फूल जाता है। और इससे अधिक जलांश पर बालू पूर्ण संतृप्त हो जाता है और इसका फुलाव घटने लगता है, और 12 से 20 mm तक जलांश पर बालू का आयतन लगभग उसके शुष्क व असंतृप्त आयतन के बराबर आ जाता है। अब इसका मतलब यहाँ पे समझ लेते हैं जल्दी से। अगर मॉइस्चर कंटेंट यानी कि मॉइस्चर कंटेंट कितना है,
देख लेते हैं। मॉइस्चर कंटेंट अगर सबसे पहले अगर 0% मॉइस्चर कंटेंट है तो जो इसका आयतन है वो अपने प्रारंभिक आयतन, मतलब कि जो इसके आयतन में कोई चेंज नहीं होगा, आयतन में नो चेंज, यहाँ पे नो चेंज लिख लेते हैं। आयतन में क्या होगा, वॉल्यूम में क्या होगा, नो चेंज। ठीक है, अगर यही मॉइस्चर कंटेंट कितना हो जाएगा, 5 to 6% हो जाएगा। कितना हो जाए, 5 to 6%। तो इसका वॉल्यूम है कितना हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज बाई 20 to 40%। यही इतना इतना ज़्यादा तक इसका आयतन बढ़ जाता है। और यही अगर फिर से 12 से यानी 12 to 20% इसका मॉइस्चर कंटेंट हो जाए तो जो इसका जो वॉल्यूम है उसमें फिर से कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब अपने जो इसका प्रीवियस पहले की स्टेज में थी या फिर शुष्क या संतृप्त स्टेज में थी उसी के बराबर हो जाएगा, यानी कि वॉल्यूम में नो चेंज। तो आई होप आप लोगों को तो बल्किंग ऑफ सैंड प्रॉपर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और जो ये डाटा है आपका, ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डाटे को आप लोगों को याद करना है, याद करके रखना है। और नेक्स्ट ये है कि जो महीन बालू में समान नमी के लिए मोटी बालू की तुलना में वृद्धि अधिक होती है, क्योंकि महीन बालू के कणों का जो प्रति इकाई आयतन संख्या अधिक होती है और इसमें से अधिक पानी समा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है ये देख लेते हैं। अब सीधी सी बात है, बालू के टुकड़े क्या होंगे, महीन महीन टुकड़े होंगे, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे टुकड़े किसके हैं, यहाँ पे बालू के हैं। जब छोटे छोटे जितने छोटे टुकड़े होंगे उतने ही ज़्यादा, भाई अगर एक वॉल्यूम ये है और एक इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं सेम वॉल्यूम में, क्या है, इतने बड़े बड़े टुकड़े हैं, तो इसमें इसमें टुकड़ों की ज़्यादा संख्या, इसमें जो पार्टिकल्स हैं सैंड के वो ज़्यादा हैं, और पता लगा अगर साइज़ बड़ा हो जाएगा तो पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाएगी। जब पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाएगी तो जब सरफेस टेंशन के कारण एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा कण दूर जाएंगे, तो भाई जितने कम कण होंगे उतने कम दूर जाएंगे और जितने ज़्यादा कण होंगे उतनी ज़्यादा दूर जाएंगे। तो जितने ज़्यादा कण होंगे मतलब ज़्यादा कण महीन बालू में होंगे, तो जितना महीन एग्रीगेट होगा या जितना महीन बालू होगा उतना ही ज़्यादा वो फूलेगा, उतने ज़्यादा मैक्सिमम एक्सपेंड करेगा, अपना आयतन बढ़ाएगा। तो यही इस ग्राफ से देखो, इस ग्राफ में क्या है, आयतन में बढ़ोतरी, इधर क्या लिखा है, बालू में नमी की परसेंटेज। अब देखो यहाँ पे 0% पे वॉल्यूम, जहाँ पे अगर V है तो यहाँ पे देखो V, ये बिल्कुल अपने इनिशियल स्टेज पे 0% पे। पर जैसे जैसे हम लोग 5%, देखो 5% के आसपास आए तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा। इस देखो तीनों का डाटा अगर देख लेंगे तो देखो लगभग 35% के आसपास, यहाँ पे 30 और 40 के बीच में क्या आएगा, 35 आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर 35% आएगा, ये 35 अगर यहाँ पे डिनोट कर देते हैं, देखिए लगभग 35 मतलब 30 से 40% के आसपास इसका आयतन बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। और ये किस में हो रहा है, ये हो रहा है, देखो ये वाला जो ग्राफ हमारा ये किसको डिनोट कर रहा है, फाइन सैंड को डिनोट कर रहा है। तो मतलब सबसे ज़्यादा आयतन किस में बढ़ा, फाइन सैंड में बढ़ा। अब देखो मीडियम सैंड मतलब कोर्स सैंड और फाइन सैंड के बीच की जो सैंड है उसमें लगभग 25% के आसपास आयतन बढ़ा। तो जैसे जैसे तो जितने ज़्यादा, जितना फाइन सैंड होगा उतने ज़्यादा पार्टिकल होंगे, जितने पार्टिकल ज़्यादा होंगे उतना ही एक दूसरे से भाई सेम दूरी पे भी जाएंगे, तो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज़्यादा दूरी तक फैल जाएंगे और उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और वही इस ग्राफ में दिया है। और कोर्स से सैंड में क्या होगा कि बड़े बड़े सैंड पार्टिकल्स होंगे, बड़े बड़े सैंड पार्टिकल्स होंगे तो बहुत ज़्यादा दूर तक एक दूसरे के दूर नहीं जा पाएंगे और बहुत ज़्यादा आयतन नहीं बढ़ेगा। देखो सेम 5% पे इसका आयतन 15% बढ़ रहा है इसके बीच में। तो देख लिया ना हमने, बहुत फाइन एग्रीगेट है तो 35 से 40% तक बढ़ रहा है, और मीडियम फाइन है तो 20 से 25 बढ़ रहा है, और जो कोर्स है मतलब बहुत कम फाइन है, वो फाइन है तो वो कहाँ तक 10 से 15% तक ही बढ़ रहा है। और वापस देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लगभग 12 से 20% पे अगर पहुंच जाता है तो अपने प्रीवियस आयतन के बराबर आ जाता है। देखिए यहाँ पे देख रहा है ना, 15 से 20% के बीच में, यहाँ पे देखो जैसे जैसे हम लोग बढ़ाते चले जा रहे हैं क्या, मॉइस्चर कंटेंट इधर बढ़ता चला जा रहा है, तो 20% के आसपास देखो अपनी प्रीवियस वैल्यू, यहाँ पे अगर V था आयतन तो ये देखो यहाँ पे तो V ही होगा इस वाले एक्सिस में, तो अपने पुराने पुराने वैल्यू में आयतन फिर से आ गया है। तो आया समझ में। तो पूरा जितना भी बल्किंग ऑफ सैंड है इसके प्रॉपर एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को तो ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है।
अब नेक्स्ट है हमारा संदलन सामर्थ्य, मतलब क्रशिंग स्ट्रेंथ। अब क्रशिंग स्ट्रेंथ होती क्या है, इसको कैसे ज्ञात करते हैं, ये देख लेते हैं। अब एक चीज़ और है, अगर यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ मतलब कि लिखना हो कि बल्किंग ऑफ सैंड या फिर जो आयतन इसका बढ़ता है उसे क्या कहते हैं और उसका वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें अगर बालू का स्थूलीकरण मतलब बल्किंग ऑफ सैंड निकालनी है, क्या निकालनी है, अगर यहाँ पे हम लोग को निकालनी क्या, बल्किंग ऑफ सैंड। तो बल्किंग ऑफ सैंड होता क्या है, जितना भी आयतन में बढ़ोतरी होगी उसको उसके इनिशियल आयतन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसमें क्या होगा कि गीली गीली बालू का आयतन और इसको माइनस किससे कर देंगे, सूखी बालू शुष्क बालू का आयतन, शुष्क बालू का आयतन और इसको डिवाइड किससे कर देंगे, शुष्क बालू का आयतन, शुष्क बालू का आयतन। ठीक है ना, गीली बालू का आयतन मतलब जब गीली बालू मतलब जब मॉइस्चर कंटेंट आ गया और बालू का साइज बढ़ गया वो आयतन। और उसके बाद शुष्क बालू मतलब प्रीवियस स्टेज इनिशियल स्टेज की बालू, इनिशियल स्टेज की बालू। तो पता लगा यहाँ पे जो बढ़ा हुआ आयतन था उसको उसके इनिशियल स्टेज वाले आयतन से घटा देंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको जो उसका जो मतलब इनिशियल स्टेज का आयतन है उससे डिवाइड कर देंगे। तो हम और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बल्किंग ऑफ सैंड किस में निकल के आएगी, ये वैल्यू हमारी परसेंटेज में निकल के आ जाएगी। ठीक है, अब इसे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि चलिए एक एग्जाम्पल हम पता लगा कि हमारे पास पहले क्या था, एक आयतन कितना था, 100 था। ठीक है ना, प्रीवियस आयतन मतलब 100 mm क्यूब, 100 mm क्यूब क्या था, प्रीवियस आयतन उसका कोई बालू था जो 100 mm क्यूब जिसका वॉल्यूम था। अब उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट आया तो उसका जो आयतन है वो कितना बढ़ गया, 40 mm क्यूब और बढ़ गया। तो यानी टोटल कितना हो गया, 140 mm क्यूब। कितना हो गया, 140 mm क्यूब। तो ये देखो गीली बालू का आयतन क्या हो गया, 140 हो गया। इसको यहाँ थोड़ा अलग कर लेते हैं। और पहला आयतन कितना था, 100 था, उसको डिवाइड किससे कर दिए, 100 से। हमने बोला क्या, मल्टीप्लाइड किससे करना है, ये ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 140 में 40 घटेगा तो आएगा कितना, 40%। तो यानी कि बल्किंग ऑफ सैंड कितनी निकली, अगर हमको बल्किंग ऑफ सैंड न्यूमेरिकल टर्म में बोलना हो तो हम ये बोल देंगे अगर इस डाटे के हिसाब से कि हमारी जो सैंड बल्किंग ऑफ सैंड यानी कि जो बालू फूली है वो कितनी फूली है, 40% फूल गई है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, संदलन सामर्थ्य, क्रशिंग स्ट्रेंथ। अब क्रशिंग स्ट्रेंथ होती क्या है और इसको कैसे ज्ञात करते हैं ये देख लेते हैं। तो अब देखिए जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होती क्या है कि जो भाई एग्रीगेट हैं उसको हम लोग क्रश करके देखते हैं कि कितना स्ट्रेंथ वो सहन कर लेते हैं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत पता लगा बहुत कम ही लोड में वो क्रश कर जाएं वो आपके एग्रीगेट, तो फिर आप कितना भी मजबूत कितना भी अच्छी क्वालिटी का सीमेंट आप उस एग्रीगेट में डाल दें पर आप होगा क्या, जो कंक्रीट बनेगी हमेशा उसकी स्ट्रेंथ खराब ही आएगी। तो इसीलिए हम लोग इसी को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग करते हैं संदलन सामर्थ्य यानी कि क्रशिंग स्ट्रेंथ। अब देखिए यह परीक्षण चित्र में दिखाया गया है, किसमें दिखाया गया, यह परीक्षण किसमें दिखाया गया है, चित्र में दिखाया गया है ना। चित्र में दिखाया गया सिलेंडर नुमाकार उपकरण से किया जाता है और सिलेंडर का व्यास 75 अथवा 150 mm होता है और ऊंचाई 130 से 140 mm होती है। परीक्षण के लिए दो प्रतिदर्श बनाने के लिए लगभग 6.5 किलोग्राम मतलब 150 mm व्यास वाले सिलेंडर के लिए मिलावा लिया जाता है। मिलावा कितना लेते हैं, 6.5 किलोग्राम। और प्रतिदर्श को 24 घंटे तक विद्युत भट्टी में यानी कि किसमें, ओवन में, इलेक्ट्रिक ओवन में 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर शुष्क कर लिया जाता है और फिर इसे वायु रोधक डिब्बे में शुद्धता से तौल लिया जाता है। और अब इस मिलावे को उपकरण के सिलेंडर में 3 बराबर मोटाई की परतों में भरा जाता है और प्रत्येक परत को मानक ठोकनी की क्षण जिसका व्यास कितना होता है, 16 mm होता है और लंबाई कितनी होती है, 60 सेंटीमीटर होती है, उससे 25 बार ठोका जाता है मतलब कुटाई की जाती है उससे। और इसके बाद
इसका जो सरफेस है उसको समतल कर लिया जाता है तथा कटे हुए मिलावे को सिलेंडर के ऊपरी सिरे से इस प्रकार पूर्ण भरना चाहिए ताकि प्लंजर का फ्लैंज सिलेंडर के ऊपरी सिरे से छुए और इसके पश्चात उपकरण को प्रतिदर्श व प्लंजर सहित उठाकर संपीड़न जांच मशीन में रख दिया जाता है और धीरे धीरे भार बढ़ाते हुए 4 टन प्रति मिनट की दर से 10 मिनट में 40 टन तक भार लगाया जाता है और इसके बाद भार हटाकर इसे एक चालनी से चाल लिया जाता है और चालनी से जो महीन चूरा निकलता है उसी से हम लोग ये क्या नाम है इसकी जो संलयन सामर्थ्य है मतलब कि क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो ज्ञात कर लेते हैं। चलिए हम लोग इस पहले चित्र को देखते हैं। तो चित्र को हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं। तो ये गए हम लोग चित्र में और यहाँ पे गए जूम इन में ये। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा एक क्रशिंग स्ट्रेंथ का ये एक उपकरण है। जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 130 टू 140 mm है। ये हाइट कितनी है, 130 से 140 mm है। जो इसका डायामीटर है गोल गोल है, तो गोल गोल है तो इसका डायामीटर कितना है 150 टू 75 mm। अब इस जो हम लोग इसमें अभी पढ़े हैं इसमें हम लोग 150 वाला अगर इसका डाया 150 है तो इसमें करते क्या है कि 6.5 किलोग्राम एग्रीगेट लेते हैं। उस एग्रीगेट को 100 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम लोग क्या कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं और ड्राई करने के बाद उसको प्रॉपर एक डब्बे में रख के तोल लेते हैं कि इसका एक्चुअल में वेट ड्राई कंडीशन में है कितना। ठीक है। और उसके बाद हम लोग करते क्या है कि इसको 3 लेयर में, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर ये हो गई, तो 1 2 3 3 लेयर में हम लोग क्या करते हैं इसको भर लेते हैं। और भरने के बाद जो एक मानक ठोकनी लेते हैं उसका जो साइज क्या होता है, उसका जो डाया होता है वो होता है 16 mm और उसकी लंबाई कितनी होती है 60 mm यानी 60 सेंटीमीटर 600 mm यानी 60 सेंटीमीटर होती है। उससे क्या होता है उसी से इसको कूटते हैं 25 बार। एक बार एक एक इतना भरा, तीन तीन स्टेप में भरना है ना, पहले स्टेप तक भरा और 25 बार उसको कूट दिया। फिर इसके बाद एक स्टेप में भरा, फिर 25 बार कूट दिया, फिर एक स्टेप में भरा, फिर 25 बार कूट दिया। तो यहाँ तक हम लोग 25 25 25 करके टोटल 75 बार कूट लेते हैं 3 लेयर में। ठीक है। अब इसके बाद ये देखो ये प्लंजर है और ये इसका क्या है, फ्लैंज है। ये प्लंजर है और ये फ्लैंज है। इस प्लंजर ये फिर इस प्लंजर और फ्लैंज सहित हम लोग इसको पूरे उपकरण को उठा के किस में रख देते हैं, एक मशीन में रख देते हैं। तो उस मशीन में जो क्रशिंग मशीन होती है उसमें होता क्या है कि इसके ऊपर से लोड लगता है और लोड लगने की जो दर होती है वो 4 टन पर मिनट, एक मिनट में 4 टन का वेट लगाया जाता है और टोटल 10 मिनट तक यही काम चलता है। तो 10 मिनट में भाई, एक मिनट में 4 टन जा रहा है तो 10 मिनट में 40 टन 40 टन इसमें लोड लग जाएगा। तो 40 टन तक इसमें लोड रखते हैं। तो इसमें होगा क्या कि जितने भी कमजोर एग्रीगेट होंगे वो तो टूट जाएंगे और पिस जाएंगे। तो जो अब इसमें करते क्या है कि इसको फिर हटा लेते हैं और जितने भी टूटे या पिसे हुए एग्रीगेट हैं उसको चालने से चाल लेते हैं और जो चालने के बाद जो छोटे छोटे टुकड़े जो फूट गए थे एग्रीगेट के उनकी उनको अलग, उनका जो वेट है वो अलग ज्ञात कर लेते हैं। अब देखते हैं यहाँ इसके बाद अब क्या करना है। ठीक है। तो अब जब वेट निकाल लिया, अब पता लगा, अब जब इसमें भरने से पहले हमारा वेट कितना था, W1 था। भरने से पहले वेट W1 था। क्या है ये, एक सेकंड अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। क्या है, एग्रीगेट का परीक्षण से पहले वेट, परीक्षण से पहले भार, परीक्षण से पहले भार कितना है, W1 है। कितना है, W1। और एग्रीगेट का परीक्षण के बाद, परीक्षण के बाद छने हुए एग्रीगेट का भार कितना है, W2 है। ठीक है ना। तो हम लोगों का जो क्रशिंग स्ट्रेंथ होगी क्या होगा, क्रशिंग वैल्यू होगी, क्या होगी, संतुलन मान। क्रशिंग वैल्यू क्या होगी, W2
अपॉन W1 डिवाइडेड बाई 100, ये परसेंटेज में हम लोगों की क्रशिंग वैल्यू आएगी। तो ये समझ में आया। अब देख लेते हैं कि जो सामान्य कंक्रीट कार्य होते हैं उनके लिए मिलावे का जो क्रशिंग वैल्यू होती है 45% तक, यानी कि अगर इस चालनी से जो मापा गया आयतन है वो प्रीवियस आयतन से लगभग 45% तक पास हो जा रहा है, तो इस तरह की कंक्रीट को हम लोग नॉर्मल सामान्य कंक्रीट कार्यों के लिए यूज करते हैं। परंतु निघर्षणीय सतहों मतलब वियरिंग सरफेस, जैसे कि हवाई पट्टी हो गया या फिर आपके जहाँ पे नेशनल हाईवेज हो गए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोडेड व्हीकल्स जो सड़क कैरी करती है, वहाँ पे जो ये क्रशिंग वैल्यू है उसका मान 30% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये दो वैल्यू याद कर लेंगे, 45 याद कर लेंगे, 30%। 45% जनरली नॉर्मल वर्क के लिए यूज करते हैं और 30% से वैल्यू अधिक नहीं होनी चाहिए। कैसी सतह के लिए? वियरिंग सतह के लिए 30% से अधिक जो क्रशिंग वैल्यू है वो नहीं होनी चाहिए। तो संतुलन सामर्थ्य आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या, अपना संघट्ट प्रतिरोध यानी कि इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। अब इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता क्या है? अब इम्पैक्ट रेजिस्टेंस ये होता है कि भाई अभी तक क्या था कि एग्रीगेट कितना ज़्यादा भार सहन कर सकता है कि नहीं कर सकता है ये देख रहे थे। और इम्पैक्ट में ये होता है कि अगर अचानक से कोई लोड आ जाए, बिल्कुल अचानक से लोड आ जाए, तो जो एग्रीगेट होता है वो इम्पैक्ट सहन कर पाएगा कि नहीं सहन कर पाएगा। इस चीज़ को हम लोग संघट्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। और इस वाले पूरे जो इसका ये परीक्षण है इसमें देखते हैं कि ये कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये पेज इम्पैक्ट मशीन है। पहली चीज़ तो ये क्या है, जो यहाँ पे फोटो लगी है यहाँ पे, ये क्या है? ये है आपका पेज इम्पैक्ट मशीन। ठीक है ना, इसी की सहायता से हम लोग क्या ज्ञात करते हैं? इम्पैक्ट टेस्ट ज्ञात करते हैं। चलिए इसमें देख लेते हैं कि कंक्रीट में प्रयोग किए जाने वाले मिलावे की संघट्ट सामर्थ्य पर्याप्त होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हम लोगों को पता ही है कि पर्याप्त संघट्ट सामर्थ्य होनी ही चाहिए, अर्थात झटकों के साथ पड़ने वाले आघात मतलब कि इम्पैक्ट का कंक्रीट भली भांति प्रतिरोध कर सके। ठीक है ना, अभी हमने बताया ही है। मिलावे की संघट्ट सामर्थ्य मिलावे की संडलन सामर्थ्य के विकल्प के रूप में ज्ञात की जाती है। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप संघट्ट सामर्थ्य नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर नहीं निकालें, अगर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस से निकाल लेंगे तो भी हम लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि हमारा जो एग्रीगेट है वो कितना मजबूत है। तो इसीलिए इस जो संघट्ट सामर्थ्य है इसको संदलन सामर्थ्य के विकल्प रूप में भी देखा जाता है। और सामान्य कंक्रीट कार्यों के लिए मिलावे का संघट्ट मान 45% से कम तथा निष्घर्षण सतहों जैसे सड़क और हवाई पट्टी के लिए 30% से कम होना चाहिए। तो ठीक है ना, ये हमने पिछले भी देख लिया, अभी भी देखे ले रहे हैं। अब संघट्ट का मान जितना कम रहता है मिलावा उतना ही अच्छा समझा जाता है। ठीक है, परीक्षण संघट्ट परीक्षण इसको कैसे करते हैं? देखिए ये होगा आपका हेडिंग। क्या है ये? हेडिंग परीक्षण। अब संघट्ट परीक्षण के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसमें इस्पात का ऊपर से खुला 120 mm व्यास का व 50 mm ऊंचा गोल बक्सा होता है। ठीक है ना, ये क्या है? गोल बक्सा है जिसकी जो इसका डायामीटर है वो कितना है? 102 mm है। और जो इसकी हाइट है यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है? देखो ये डाया है, ये हाइट है। हाइट कितनी है? ये 50 mm हाइट है और 102 mm क्या है? इसका डायामीटर है। जिसके ऊपर 100 mm व्यास व 14 किलोग्राम भार का पात हथौड़ा लगा होता है। ठीक है ना, ये देखो इसका ये क्या है? 100 mm डाया है इसका, ये देखो यहाँ पे। और इसका वेट कितना है? 40 kg है। और ये जो इसका जो हथौड़ा है, इसका जो ये फ्लैंज है, यहाँ से लेके इसके जो ऊपरी सतह है आपके बॉक्स की, इसके बीच की दूरी कितनी होती है? 38 सेंटीमीटर, मतलब कि 380 mm। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये हथौड़ा एक लीवर व्यवस्था से 380 mm की ऊंचाई से प्रतिदर्श पर गिराया जाता है। ठीक है ना, 380 mm की ऊंचाई से इसी में धड़ाम से गिराया जाता है। और IS चालनी 12.5 mm से पारित, परंतु IS चालनी 10 mm पर रुकी हुई भार माना कि W है। अब देखो इसमें जो इसमें एग्रीगेट भरते हैं ना, एग्रीगेट कौन सा भरते हैं? एग्रीगेट ऐसा भरते हैं कि जिसका साइज किसके किसके बीच में हो? 12.5 mm से 10 mm के बीच में इसका साइज हो। मतलब कि ऐसा एग्रीगेट जो 12.5 mm वाली जो सीव है, चालनी है, उससे पास हो जाए, पर 10 mm वाली चालनी में एग्रीगेट रुक जाए। तो ऐसे ही एग्रीगेट का वैल्यू निकालते हैं।
ठीक है। बहुत बड़ा अगर एग्रीगेट का साइज होगा तो इम्पैक्ट भाई ऑब्वियस सी बात है, जितना बड़ा सरफेस एरिया हो जाएगा उतना ही वो कम इम्पैक्ट रजिस्ट करेगा, और जितना छोटा अगर वॉल्यूम होगा उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट रजिस्ट करेगा। तो हम लोग बहुत बड़े और बहुत छोटे कण इसलिए नहीं लेते हैं, क्योंकि फिर अगर बहुत बड़े और बहुत छोटे कण ले लेंगे तो उससे हम लोग दिक्कत ये हो जाएगी कि हम लोग प्रॉपर इम्पैक्ट जो वैल्यू है या फिर कितना इम्पैक्ट सहन कर सकता है हमारा कंक्रीट, इसके बारे में हम लोग अच्छे से जान नहीं पाएंगे। तो इसीलिए बहुत बड़ा भी नहीं लेते, बहुत छोटा भी नहीं लेते, मीडियम साइज का 12.5 से 10 mm के बीच का जो एग्रीगेट है उस वही लेते हैं, और उसी का हम लोग उसको वैल्यू नाप लेते हैं, यानी कि उसका वेट डब्ल्यू नाप लिया। और फिर इसी तरह ये क्या हुआ तुम्हारा, आपका ये जो हथौड़ा है 14 किलो का हथौड़ा, इसी को इसके ऊपर 25 बार गिराया जाता है 1 सेकंड में। देखिए लिखा है ना, 1 सेकंड में 1 बार, यानी कि टोटल 25 सेकंड में 25 बार। देखो, वर्णित बक्से में भरकर ठुकाई क्षण से 25 बार ठोक लिया। अच्छा, ये है कि इसमें पहले एग्रीगेट रख के वही ठुकाई क्षण जो पिछले वाली कौन सी थी, उसका डाया 16 mm था और हाइट कितनी थी, 60 सेंटीमीटर थी ना, उसी से इसको 25 बार क्या कर लेते हैं, अच्छे से इसको ठोक लेते हैं। तो ये क्या होता है कि जो इसके छोटे छोटे जो बीच के जो पोर्स होते हैं, पोर्स क्या कहेंगे, जो बीच का सर एरिया होता है वो भी एग्रीगेट से फिल हो जाता है। और इसके बाद इसी में से 1 सेकंड के अनुपात से ये जो हथौड़ा है इस पे गिराते हैं, और उसके बाद इसमें क्या करते हैं, 2.36 mm की एक चलनी लेते हैं, उससे छान लेते हैं, और जो छना हुआ मटेरियल, मतलब जो चलनी से पास हो गया मटेरियल है, उसकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, उसका भार ज्ञात कर लेते हैं। उसका भार मान लिया क्या है, उसका भार W2 है। तो इसकी जो इम्पैक्ट वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो इसका संघट्ट प्रतिरोध आएगा, संघट्ट मान यानी कि इम्पैक्ट वैल्यू क्या आएगी, इम्पैक्ट वैल्यू इज इक्वल टू W/W2। सॉरी उल्टा हो गया, फिर से देखते हैं। हमने बताया था ना कि जो चला हुआ है, मतलब चालने के बाद जो भार बचेगा, कितना चालने के बाद भार बच रहा है, W2 बच रहा है ना, और उसको किससे भाग दे देंगे, W1। चलिए यहाँ पे W1 लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को W1 और W2 समझ में आए। ये कितना है, W1 है, ठीक है ना। तो ये W2/W1, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारी इम्पैक्ट वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी, परसेंटेज में आ जाएगी, ठीक है। तो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है अपघर्षण प्रतिरोध, यानी कि एबरेशन रेजिस्टेंस। अब इसमें होता क्या है कि एबरेशन मतलब होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं जल्दी से। तो भाई जैसे आप, ये सड़क है, ये क्या है, एक सड़क है, ठीक है ना, इसके ऊपर क्या है, एग्रीगेट पड़े हुए छोटे छोटे। अब इसके बीच में क्या है, एक व्हीकल जा रहा है, ये टायर है उस व्हीकल के, ठीक है ना। अब व्हीकल कैसा भी हो सकता है, हम लोग एक नॉर्मली देख ले रहे हैं, ये क्या है, व्हीकल है, यहाँ पे आप बैठ के व्हीकल चला रहे हैं, ठीक है ना, लेके भगाते हुए चले जा रहे हैं इस डिस्टेंस में। अचानक से आपने क्या किया, आपने देखा कि सामने एक आदमी आ गया। कौन आ गया, आदमी आ गया। तो आपने खूब जोर से ब्रेक लगाया। अब ब्रेक लगाया, यहाँ पे जैसे ही ब्रेक लगाया तो पहिए क्या हो गए, रुक रहे हैं, और ये सरफेस है, यहाँ पे नीचे क्या है, एग्रीगेट है। तो जब ब्रेक लगाएंगे तो ये जो पहिए और जो इसके सरफेस के बीच में जो एग्रीगेट है उस पर कौन सा आपका जो रेजिस्टेंस काम करेगा, अपघर्षण प्रतिरोध काम करेगा। मतलब जितनी ज़्यादा अपघर्षण वैल्यू होगी एग्रीगेट की, उतनी ही आसानी से आपका ये जो टायर है वो रुक जाएगा। मतलब जितनी ज़्यादा जे अपघर्षण प्रतिरोध होगा उतनी ही ज़्यादा इसके बीच में फ्रिक्शन काम करेगा, उतने अच्छे से रुक जाएगा। अगर आप अपघर्षण प्रतिरोध एग्रीगेट में नहीं है तो होगा क्या, जो ऊपर की जो एग्रीगेट की सतह है वो उखड़ जाएगी। मतलब ये कि जो सतह है ना वो सतह ही निकल जाएगी। जो भाई एग्रीगेट की जो सतह होती है ऊपर की, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, खुरदुरा होता है ना, तो खुरदुरापन इसका खत्म हो जाएगा। तो इसी खुरदुरापन को ही ज्ञात करते हैं किससे, अपघर्षण प्रतिरोध यानी कि एबरेशन रेजिस्टेंस से। तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब देखते हैं, सड़कों व विमान पट्टियों पर डाली गई कंक्रीट का वाहनों की रगड़ से अपघर्षण होता है, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अतः इस प्रकार के अपघर्षण के लिए मिलावे का जो प्रतिरोध है वो उच्च होना चाहिए।
और मिलावे के इस गुण की जांच के लिए अपघर्षण परीक्षण किया जाता है। सामान्य कार्यों के लिए अपघर्षण का मान 50% तथा अपघर्षणी सतहों जैसे कि हवाई पट्टी और रोड उनके लिए कितना लेते हैं 30%। इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यह मान जितना कम होगा मिलावा उतना ही अच्छा होगा। अब इसका परीक्षण कैसे करते हैं ये हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, इसका परीक्षण कैसे करते हैं। मिलावे का अपघर्षण परीक्षण लॉस एंजल्स मशीन, कौन सी पहली चीज तो लॉस एंजल्स मशीन, दूसरा डेवल, कौन सी मशीन डेवल, और दूसरा कौन सी होगी डॉरी, डी ओ, डोरी नहीं होता है डॉरी होता है, पढ़ते हम लोग ऐसे प्रोनाउंसिएशन डॉरी कहते हैं और इसकी स्पेलिंग होती है DORRY। तो पहला क्या हो गया, एक तो लॉस एंजल्स मशीन हो गया, दूसरा डेवल टेस्टिंग मशीन हो गया, तीसरा डॉरी टेस्टिंग मशीन हो गया। इनसे जो एब्रेशन रेजिस्टेंस होता है उसको ज्ञात कर लेते हैं। अब लॉस एंजल्स हम लोग देख लेते हैं। अब ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है तो चलो इसको पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो लॉस एंजल्स यंत्र द्वारा परीक्षण का जो मेथड है या फिर पूरा कैसे परीक्षण करते हैं हम लोग ये देख लेते हैं। तो डा नहीं होगा यहाँ पे। तो लॉस एंजल्स अपघर्षण मशीन में मुख्यतः दोनों सिरों पर बंद एक खोखला ड्रम होता है जिसके भीतर 70 सेंटीमीटर, जिसके भीतरी व्यास कितना होता है 70 सेंटीमीटर और लंबाई 50 सेंटीमीटर होती है। ठीक है ना। जो ड्रम की लंबाई कितनी है, लंबाई जो है वो 50 सेंटीमीटर है और व्यास कितना है, ये मतलब कि जो इसका ये व्यास है ये कितना है, ये व्यास है 70 सेंटीमीटर और जो ये लेंथ है ये कितनी है, ये है 70 और जो ये लेंथ है इसकी लंबाई कितनी है 50 सेंटीमीटर। ठीक है 70 सेंटीमीटर, ये यहाँ से ये पूरी इसकी डाया हो गई और ये लेंथ कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या होता है कि 5 किलोग्राम से 14 किलोग्राम, मतलब इसमें 5 किलोग्राम से लेकर 14 किलोग्राम तक का मिलावा इसी में भर देते हैं। देखो ये ढक्कन होता है, ये ढक्कन यहाँ से खोल देंगे, इसमें मिलावा भर के फिर प्रॉपर ढक्कन बंद कर देते हैं। ठीक है ना। अब जो मिलावा भरते हैं उस मिलावे में करेंगे क्या, सबसे पहले उसको वही 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक 4 घंटे तक, नहीं होगा भाई यहाँ पे होगा 24 घंटे तक, 24 घंटे तक शुष्क करके उपरोक्त ड्रम में भर दिया जाता है। और इसके बाद इसके साथ ही 40 मिमी व्यास के और 390 से 445 किलोग्राम भार के ढलवा लोहे के जो गोले होते हैं उनको ड्रम में भर दिया जाता है। अब क्या किया गया, पहली बात तो 5 से 10 किलोग्राम ऐसा एग्रीगेट लिया गया जिसको हम लोग 24 घंटे तक 100 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड सुखा लिए, मतलब बिल्कुल बोन ड्राई एग्रीगेट ले लिया। उसको ये ढक्कन खोला, इसमें डाल दिया और इसी ढक्कन में हमने क्या किया कि 40 मिमी व्यास छोटे छोटे टुकड़े जिनका व्यास कितना है 40 मिमी, और किसके हैं ढोलवा लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हो गए, इनका व्यास कितना है 40 मिमी और इनका वेट कितना है 390 से 445 ग्राम, मतलब लगभग आधा किलो के आसपास पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। आधा आधा किलो के आसपास के जो छोटे छोटे गोले हैं किसके ढलवा लोहे के, इसी में भर दिया जाता है। और इसके बाद इसको 30 से 33 आरपीएम मतलब 30 से 33 चक्कर पर मिनट की दर से 500 से 1000 चक्कर घुमाया जाता है। एक इसी में हैंडल लगा रहता है, इधर ये देखो 36 धुरी लिखी है ना, ये 36 धुरी में क्या होता है, इधर साइड में क्या लगा रहता है हैंडल लगा रहता है। वैसे इस हैंडल से इसको ऐसे ऐसे करके घुमाते हैं। ठीक है ना, ऐसे 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 कितना घुमाते हैं, 1 मिनट में लगभग 30 से 33 चक्कर घुमाते हैं। और कितने घुमाते हैं लोग, टोटल चक्कर घुमाते हैं लगभग 500 से 1000 चक्कर। और उसके बाद फिर इसी को ये जो हैंडल लगा इसको खोल लेते हैं और इससे पूरा जो भाई चूंकि इसके अंदर लोहे के छोटे छोटे गोले थे ना, तो क्या करेंगे जो आपका एग्रीगेट होगा उसको तो भाई चूरा बना देंगे अगर कमजोर एग्रीगेट होगा। तो वही देखते हैं, इसको निकाल लेते हैं, पूरा एग्रीगेट निकाल लेते हैं और उसको फिर IS चालनी 1.75, यहाँ पे क्या होगा पॉइंट, तो 1.75 की चलनी से चाल लेते हैं और जो छना हुआ पदार्थ होता है उसको तोल लिया जाता है। भाई जितना छना हुआ पदार्थ है उसको तोल लिए और तोलने के बाद क्या किए, उसका वेट निकाल लिए। और फिर उसका वेट निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं एब्रेशन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे एब्रेशन वैल्यू क्या होगी, ABRASION एब्रेशन वैल्यू इज इक्वल टू, क्या करेंगे इसमें चलनी से, चलो लिख लेते हैं चलनी से पारित मिलावा का भार किससे डिवाइड कर देंगे, जो हम लोग जो मिलावे का जो मूल भार था, ठीक है ना, मिलावे का मूल
भार, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारी क्या निकलेगी एब्रेशन वैल्यू निकल आएगी, किसमें निकल आएगी परसेंटेज में निकल आएगी। ठीक है, तो एब्रेशन रेजिस्टेंस समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोगों का क्या है, निर्दोषता परीक्षण या फिर निर्दोषता या फिर टिकाऊपन मतलब साउंडनेस। ठीक है ना, अब साउंडनेस के बारे में तुम लोग पहले भी देख चुके हैं, होता क्या है साउंडनेस, वही देखा नहीं था सीमेंट में, तो उसमें होता क्या था, साउंडनेस निकालने के लिए जब हम लोग ली चैटलियर उपकरण का प्रयोग करते तो उसमें देखते थे ना कि वॉल्यूम कितना बढ़ रहा है, वॉल्यूम कितना घट रहा है, इसी की तो वैल्यू निकालते थे। चलिए हम लोग देख लेते हैं साउंडनेस क्या होता है, निर्दोषता क्या होती है। तो वायुमंडलीय प्रभावों जैसे वायु, धूप, वर्षा, ताप तथा ठंड आदि तथा लवणीय पानी मतलब कि एल्कलाइन जो ये है सलाइन वाटर होता है, कभी कभी नम कभी कभी शुष्क स्थिति में होता है कि मिलावे में आयतनिक परिवर्तन होता है। ठीक, हम हमें पहले ही बोले थे, जहाँ पे साउंडनेस का मतलब आएगा, साउंडनेस मतलब क्या होगा, वॉल्यूम चेंज से मतलब होगा, तो वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, क्या नहीं होना चाहिए, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए। अब इसको ज्ञात कैसे करते हैं साउंडनेस को, तो साफ सूखा व ज्ञात भार मिलावा लेकर इसे सोडियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट के घोल में किन किन चीज़ों का सल्फेट घोल लेते हैं, इसमें लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 एंड MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, इन दोनों का घोल, या फिर मतलब इसमें से या तो ये ले लो या तो Na2SO4 ले लो या MgSO4 ले लो, इसके घोल में क्या करेंगे, एग्रीगेट लेंगे, एग्रीगेट को 16 से 24 घंटे तक इसी में डुबा के रखते हैं, इसी घोल में, और इस अवधि के बाद प्रतिदर्श को बाहर निकाल लिया जाता है। मतलब एग्रीगेट को पहले लिए Na2SO4 या फिर MgSO4 कोई एक ले लेते हैं, इसके घोल में 16 से 24 घंटे तक डुबो के रख देते हैं, फिर इसको करते क्या है कि निकाल लेते हैं बाहर, फिर निकालने के बाद वही 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक ओवन में डाल के सुखा लेते हैं और फिर इसको तौल लिया जाता है। और अब इस मिलावे की रचना व कणों का दृष्टि अध्ययन किया जाता है तथा रचना में आए परिवर्तन जैसे फटन, टूटन, बिखराव, दरार इत्यादि को नोट किया जाता है और इसे चालनी से चाल लिया जाता है। उपरोक्त जो क्रिया है वो कई बार दोहराई जाती है और हर बार गिट्टी की रचना में आए बदलावों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, तो अब इसमें मतलब ये है कि भाई MgSO4 और या फिर NO2SO4 कि इसमें सोल्यूशन में इसको डाल देते हैं और डालने के बाद फिर इसको वहाँ से निकालने के बाद सुखा लेते हैं और सुखा के देखते हैं कि इसका कितना भार कम हुआ है। भाई चूंकि अब ये तो क्या है, ये हमारे एसिड है ना, अब एसिड में डाला जाएगा तो कुछ ना कुछ अगर उसके केमिकल कंपोजिशन कमज़ोर होंगे तो एसिड उनको क्या कर देंगे, उसमें क्रिया करके उनको एग्रीगेट से रिप्लेस कर देंगे, तो कुछ ना कुछ वैल्यू जो है मतलब इसका जो कुछ ना कुछ भार है उसमें हो जाएगी कमी, और ये भार जितनी भार में कमी होगी यही हमारा साउंडनेस, मतलब उसके जो आयतन या भार में जितनी जो भार में कमी होगी, यानी कि वही ऐसे सब्सटेंस रहेंगे, एल्कलाई मटेरियल होते हैं जो कि वॉल्यूम परिवर्तन कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर एल्कली मटेरियल रहेंगे जो कि एसिड से क्रिया करके बाहर हो जाएंगे तो उतना ही ज़्यादा फिर हम लोगों का एग्रीगेट खराब हो जाएगा। तो इसीलिए उपरोक्त जांच के 10 चक्रों पर प्रतिदर्श के भार में 12% से अधिक कमी नहीं आनी चाहिए। मतलब अगर हमने ढेर सारा यहाँ पे क्या लिया, 100 किलोग्राम एग्रीगेट ले लिया और NO2SO4 या MgSO4 के सोल्यूशन में इसको डाला, फिर निकाल के सुखा लिया, फिर डाला, फिर निकाल के सुखा लिया, फिर डाला, इसी तरह कर कितनी बार कर लिए, इसी बार कर लिया हम लोग 10 टाइम्स, और 10 टाइम्स करने के बाद भाई पहले तोल लिया था, इसका भार आया था डब्ल्यू का है, हम लोग 100 माने थे ना, तो 100 लिखते हैं, फिर डब्ल्यू क्यों लिखेंगे, तो 100 हो गया, और 10 बार यही सेम प्रक्रिया कंप्लीट की और फिर हमने इसका भार निकाला इस एग्रीगेट का, और एग्रीगेट का भार किससे कम नहीं होना चाहिए, 12%, यानी कि 88 केजी, 88 ग्राम। जब यहाँ अगर ग्राम लेंगे तो यहाँ भी ग्राम लेंगे, अगर यहाँ पे केजी लेंगे तो ये केजी देख लेंगे। तो 100 किलोग्राम पहले था तो 10 बार कंप्लीट किया तो 88 किलोग्राम से वैल्यू कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम हो गई मतलब एल्कली मटेरियल ज़्यादा थे, एल्कली मटेरियल ज़्यादा होंगे तो फिर वो वैल्यूम जो इसका वैल्यूम है उसमें ज़्यादा परिवर्तन होगा। तो साउंडनेस समझ में आ गया, साउंडनेस निकालते कैसे ये भी समझ में आ गया, और इसकी वैल्यू किससे अधिक नहीं होनी चाहिए या और जो साउंडनेस है इसमें जो वॉल्यूम लॉस है उसके किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ समझ में आ गया ना।
तो एग्रीगेट का हम लोग यहाँ तक पोर्शन तो खत्म कर लें। अब देखिए लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है, जो कुछ है मतलब सीव एनालिसिस है एग्रीगेट का, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देख लेंगे। तो आज हम लोगों ने एग्रीगेट के बारे में लगभग तो सब कुछ पढ़ ही डाला है, बस सीव एनालिसिस ही बचा है। ठीक है, तो सीव एनालिसिस को हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो हम लोगों का नेक्स्ट सेशन हम लोग करेंगे उसमें अच्छे से सीव एनालिसिस पढ़ लेंगे। और देखिए हम लोगों ने आज पढ़ा क्या, इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट में हम लोग आज पार्ट से सेकंड था। हम लोग कल वाले पार्ट में सीमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लिए थे। आज हम लोगों ने देखा कि एग्रीगेट क्या होता है, एग्रीगेट के जो अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, मतलब किसको कितने साइज वाले एग्रीगेट को क्या कहते हैं, और फिर इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है, और इसके बाद फिर क्लासिफिकेशन में मतलब इनके आकार के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, ये सब देख लिया कैसे होते हैं। इनकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन क्या क्या इनके गुण होते हैं, ये सब देख लिया आज के चैप्टर इस वाले पूरे सेशन में। बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है ये देख लिया, इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या होती है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, एब्रेशन वैल्यू क्या होती है, साउंडनेस क्या होता है। ओवरऑल हमने एग्रीगेट का लगभग मैक्सिमम पार्ट कवर कर लिया है। तो आई होप आप लोगों का ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा और आप लोगों को अच्छे समझ में भी आया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और फिर वही बात, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर दें, और अगर इच्छा करें तो अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है। थैंक यू वेरी मच।